तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मीडिया इन हिस्ट्री, हिंदी में बोले तो भाई इतिहास में मीडिया, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये सभी कोर्सेज में होता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग जो है देख सकते हो। इसमें आप लोगों की मल्टीपल यूनिट्स दी गई हैं, मल्टीपल इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं और यही सारा जो है आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस रहने वाला है, जिसमें भाई आप लोगों की जो है टोटल 5 यूनिट दी गई हैं और 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से हमने आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर तैयार करे हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इन नोट्स को पढ़ के चले आओगे, इस वीडियो को देख के चले आओगे, फिर आप लोग को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह खरीद सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन में भाई आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो औपनिवेशिक भारत है, जो कॉलोनियल इंडिया है, उसमें भाई मीडिया का क्या रोल था, क्या भूमिका थी, वो आप लोगों को बताना है। या कभी कभी भाई स्वतंत्र भारत में पूछ लेते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में पूछ लेते हैं कि भाई मीडिया का क्या रोल रहा है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है मीडिया का, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई कितने टाइप से जो है घुमा फिरा के हर साल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, बहुत अच्छे से आप लोगों को आंसर समझा दूंगा। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को अपने आंसर में जो है इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना है। उसमें आप लोग ये बता सकते हो कि जो भाई औपनिवेशिक भारत था, जो कॉलोनियल इंडिया था, यानी कि ये वो टाइम है जब भाई ब्रिटिश लोगों ने हम पे, अंग्रेजों ने जो है राज कर रखा था, हमें गुलाम बना रखा था अपना। उस टाइम पे जो भाई मीडिया वगैरह होती थी ना, वो 2 टाइप की होती थी। पहली होती थी भाई आप लोगों की प्रिंट मीडिया और दूसरी होती थी भाई प्रसारण मीडिया। प्रसारण को भाई आप लोग इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट मीडिया भी बोल सकते हो। अब दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा है भाई प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है। प्रिंट मीडिया का मतलब भाई जो छपा हुआ हो, जिसे प्रिंट किया गया है, लाइक अखबार वगैरह होते थे उस टाइम पे, पत्रिकाएं वगैरह हुआ करती थी जिन्हें हम मैगजीन्स कहते हैं, या बुक्स वगैरह होती थी, पैम्पलेट्स वगैरह होती थी, इन्हें हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया, जो छपी हुई होती है, प्रिंट हुई हुई होती है। इसके साथ साथ भाई प्रसारण मीडिया क्या होती है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, जैसे कि भाई जिसका प्रसारण किया जाता है, जिसका ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसे लाइव एक तरीके से चलाया जाता है टीवी वगैरह पे, रेडियो वगैरह पर। एग्जाम्पल के लिए उस टाइम पे रेडियो हुआ करता था भाई, सिनेमा हुआ करता था, मूवीज वगैरह हुआ करती थी, तो इसे हम बोलते हैं प्रसारण या ब्रॉडकास्ट मीडिया। अब जो मेन चीज आप लोगों को अपने एग्जाम में लिखनी है इंट्रोडक्शन के बाद, परिचय के बाद, वो भाई आप लोगों को ये बताना है कि जो औपनिवेशिक भारत था हमारा, जब देश हमारा गुलाम था, उस टाइम में भाई जो राष्ट्रवाद था उससे निर्माण करने के लिए मीडिया का क्या रोल था, क्या भूमिका थी मीडिया की नेशनलिज्म के कंस्ट्रक्शन में, वो आप लोगों को बताना है। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को राष्ट्रवाद का मतलब पता होना चाहिए, नेशनलिज्म का मतलब पता होना चाहिए। बेसिकली भाई राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का मतलब सिंपल सा होता है अपने राष्ट्र से प्यार करना, अपने देश से प्यार करना। ऐसी जब फीलिंग आती है तो इस फीलिंग को ही हम राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म बोलते हैं। तो उस टाइम पे भाई जब हमारा देश जो है गुलाम था, उस टाइम पे ऐसे बहुत से लोग सामने निकल कर आए जिन लोगों ने भाई अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। क्यों? क्योंकि भाई उनके अंदर राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था, अपने देश को लेकर प्यार था भाई उनके अंदर। और धीरे धीरे भाई ये जो प्यार है अपने देश को लेकर, ये धीरे धीरे भाई इंडिया के सभी लोगों में जो है डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे आ रहा था सभी लोगों में। और ये जो प्यार है भाई अपने देश को लेकर, ये धीरे धीरे भाई पूरे देश में फैलता जा रहा था, सभी लोगों में फैलता जा रहा था, जिसके पीछे भाई मीडिया जो है ना उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो वही अब आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सबसे पहला भाई मीडिया ने ये काम करा कि भाई लोगों को जो है जागरूक करा, उन्हें अवेयर किया। जब लोग भाई अखबार वगैरह पढ़ते थे, रेडियो वगैरह सुनते थे, मूवीज वगैरह देखते थे, तो उस टाइम पे बहुत से अखबार ऐसे थे, बहुत से मूवीज, बहुत से रेडियो ऐसे थे जिनमें भाई ये बताया जाता था कि ये जो भारत है ना भाई, जो इंडिया है, ये हमारा देश है, हिंदुस्तानियों का देश है और हम सब उसके नागरिक हैं। हमें एक साथ होकर जो है इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। इन अंग्रेजों को भाई
अपने देश से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि ये हमारा देश है। कुछ इस टाइप के जो है मीडिया अवेयर कर रही थी, जागरूक कर रही थी लोगों को धीरे धीरे करके, जिससे लोगों में भाई ये समझ पैदा हुई कि हाँ भाई ये हमारा देश है, हमें गुलाम बना के रखा है इन अंग्रेजों ने, हमें भी भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जो है भाई लोग जो है यूनाइट हुए, एकजुट हुए, एक साथ मिलकर लड़े अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। इसके साथ साथ जो मीडिया है भाई उसने बहुत ज्यादा आलोचना भी करी, क्रिटिसिज्म भी करा भाई ब्रिटिश सरकार की। ब्रिटिश सरकार जो जो पॉलिसीज बनाती थी, जो जो नीतियां बनाती थी, जो जो कायदे कानून नियम वगैरह उस टाइम पे बनाती थी, उनकी बहुत ज्यादा बुराइयां वगैरह भी करी भाई मीडिया में, जिस वजह से भाई लोगों को पता चलता था कि हाँ भाई ये जो पॉलिसीज वगैरह बना रही है सरकार वगैरह, ब्रिटिश सरकार जो थी उस टाइम पे, वो कितनी गलत पॉलिसीज हैं, उनमें कितनी कमियां हैं, वो कैसे भाई हम भारतीय लोगों के लिए नुकसानदायक है, जिससे भाई लोगों को ये सारी चीजें पता चलती थी और उन्हें समझ में आता था कि हाँ भाई कैसे कैसे जो है जो अंग्रेज है हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं। तीसरा काम भाई मीडिया ने ये करा कि लोगों को भाई एजुकेशन दी। किस चीज की एजुकेशन दी भाई? पॉलिटिक्स की एजुकेशन दी, राजनीति की एजुकेशन दी, शिक्षा दी। मतलब कि भाई लोगों को बताया मीडिया ने कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, स्वराज क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है, और अधिकार वगैरह हमारे कुछ हैं, सभी इंसानों के अधिकार होते हैं। उन सब के बारे में धीरे धीरे करके मीडिया ने भारत के लोगों को बताया। अदरवाइज भाई पहले लोगों को जो है पता ही नहीं होता था कि लोकतंत्र जैसी भी कुछ चीज है, स्वराज जैसी भी कुछ चीज है, या स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम जैसी भी कुछ चीजें होती हैं, या हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं। ये सब चीजें भाई लोगों को पहले नहीं पता होती थी। धीरे धीरे करके लोग जागरूक हुए जब मीडिया में इन सारी चीजों की बात होने लगी, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी दी मीडिया ने भारत के लोगों को, जिस वजह से भाई लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ भाई ये अंग्रेज जो है हमारे साथ एक्चुअल में गलत कर रहे हैं। तब जाके भाई उन्हें जो है फर्क पड़ने लगा, तभी जाके जो है भारत के लोग उसके अगेंस्ट होने लग गए। और क्या काम करा भाई मीडिया ने? और भाई मीडिया ने ये काम करा कि उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी वैसे भी भारत में जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग कास्ट के हैं भाई, बहुत टाइप के लोग हैं भारत में। तो अब ऐसे में उस टाइम पे भाई जो अखबार वगैरह होते थे या जो मीडिया वगैरह थी वो अलग अलग लैंग्वेज वगैरह में छपती थी, अलग अलग लैंग्वेज में भाई ब्रॉडकास्ट होता था, वो चलाई जाती थी अलग अलग लैंग्वेज में, जिससे भाई सभी लोगों को जो है पता चलता था कि हाँ भाई हमारे साथ गलत किया जा रहा है, ये हमारा देश है, अंग्रेजों को यहाँ नहीं होना चाहिए, हम आजाद होने चाहिए। ये सारी बातें धीरे धीरे पता लगी, फिर जाके धीरे धीरे जो है लोग यूनाइट हुए, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो है सब एकजुट होके लड़े। इसके साथ साथ भाई मीडिया ने ये एक और काम करा कि जो राष्ट्रवादी नेता थे उस टाइम पे, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, जो नेता वगैरह, उनकी बातें जो है भाई वो लोगों तक पहुंचाई मीडिया के जरिए। एग्जाम्पल के लिए भाई बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और भी बहुत सारे नेता थे उस टाइम पे, जिन्होंने भाई मीडिया में जो है जो उनकी सोच थी अपने देश को लेकर, अपने देश को बचाने के लिए, आंदोलन वगैरह करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट वगैरह करने के लिए, क्रांति वगैरह करने के लिए, ये सारी बातें जो है उन्होंने अखबारों में लिख लिख कर, न्यूज वगैरह में लिख लिख कर जो है जनता तक पहुंचाई, ताकि जनता जो है एकजुट होकर लड़ सके। तो मीडिया भाई नेताओं वगैरह का भी जो है सारे जो बातें थी वो जनता तक पहुंचा रही थी, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मीडिया ने। और जो भाई स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष वगैरह हुआ, जो हमारी फ्रीडम को लेकर स्ट्रगल वगैरह हुआ सारा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मीडिया ने, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कैसे, वो सब मैं आप लोगों को ऊपर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि कैसे भाई नेताओं के जो विचार हैं वो भाई मीडिया के जरिए जो है जनता तक, पब्लिक तक पहुँचते थे। इसके साथ साथ अलग अलग भाषा वाले लोग जो है उन्हें यूनाइट करने की कोशिश करती थी मीडिया, अलग अलग भाषा में अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह जो है पब्लिश होते थे, छपते थे, जिससे जो है ये सारे थॉट्स, ये सारे विचार जो हैं सभी लोगों तक पहुंचते थे और सभी लोगों को समझ में आता था। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार गलत वगैरह करती थी वो सारी चीजें भी जो है जनता तक पहुंचाने का काम करते थे, ताकि जनता जो है अवेयर हुए, जागरूक हुए, उन्हें पता लगे कि हाँ भाई एक्चुअल में हमारे साथ ये सारी चीजें गलत हो रही है, हमें दबाया जा रहा है,
हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे लोगों ने जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू करा, स्ट्रगल करना शुरू करा अपनी फ्रीडम के लिए। तो इस चीज को भी जो है बढ़ाया, मीडिया ने स्प्रेड किया। और सिर्फ इतना ही नहीं करा मीडिया ने, बल्कि भाई जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, जो समाज में सुधार वगैरह होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मीडिया ने। वो कैसे? जैसे कि भाई उस टाइम पे जो है बहुत सारे लोगों के साथ जातिगत भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेस पे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न वगैरह होता था, बहुत ज़्यादा गलत किया जाता था वुमेन्स वगैरह के साथ, बाल विवाह वगैरह होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी भाई उस टाइम पे, या अस्पृश्यता होती थी, यानी कि छुआछूत वाली चीज़ें होती थी, अनटचेबिलिटी आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कि एक इंसान को भाई छूना भी जो है पाप समझा जाता था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी भाई समाज में, सोसाइटी में उस टाइम के जो गलत थी। तो उन सब चीज़ों में भी सुधार करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मीडिया ने। वो कैसे? क्योंकि भाई जो राजा राम मोहन राय थे या ईश्वर चंद्र थे, उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो भाई इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बात करते थे। तो इनकी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचाई, ताकि जनता को पता चले कि हाँ भाई ये सब चीज़ें गलत हैं। फिर धीरे धीरे लोग जो है जागरूक हुए, उन्हें पता समझ में आया, अवेयर हुए कि हाँ भाई ये एक्चुअल में गलत है। फिर धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ें सुधरने लगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाया है मीडिया ने उस टाइम पे, वो ये था कि भाई इंडिया में अंग्रेज कितना गलत कर रहे हैं इंडिया के लोगों के साथ, वो सारी बातें जो है भाई बाहर के देशों तक भी पहुंचाई, ताकि बाहर के देशों को भी पता चले कि हाँ भाई इंडिया के साथ, इंडिया के लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है। जिस वजह से भाई उन पे जो है इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता था, दूसरे देश के लोग भी जो है हमारे लिए सोचने लग गए थे। फिर अंग्रेजों पे जो है प्रेशर वगैरह आना शुरू हो गया था, पूरे वर्ल्ड को पता लगना शुरू हो गया था, अवेयर हो गया था पूरा वर्ल्ड जो है कि कैसे कैसे भाई इंडिया में क्या क्या गलत चीज़ें कर रहा है ब्रिटेन और वहाँ के लोग। तो धीरे धीरे भाई फिर हमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलने लगा, दूसरे देशों से सपोर्ट भी मिलने लगा था। बस भाई ये 8 पॉइंट जो है इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो 6 पॉइंट भी इनफ होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कम लगे तो 8 पॉइंट लिख दीजिएगा। अब अभी जो भाई हमने सारी बातें पढ़ी, वो तो ये पढ़ी कि भाई जब अंग्रेजों का टाइम था उस टाइम पे मीडिया ने क्या रोल निभाया है, क्या इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे मीडिया की, क्या भूमिका थी, वो पढ़ी है। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी जो है भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आई इंडिया के अंदर, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मीडिया ने। मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्व था उस टाइम पे भी। तब वो सारी बातें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, बतानी है इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद की, जिनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस, महत्व तो ये करा है भाई मीडिया ने कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं उसका विकास करा, उसका डेवलपमेंट करा है मीडिया ने भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि लोगों को भाई अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो होती हैं, इंग्लिश में बोले तो जो भाई राइट्स होते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले जनता को नहीं पता होता थी ये सब चीज़ें क्या हैं। धीरे धीरे भाई मीडिया ने जो है इन सब चीज़ों से अवेयर करा भारत की सारी जनता को, पब्लिक को, उन्हें एजुकेशन दी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिस वजह से भाई भारत में लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता चला गया, स्ट्रांग होता चला गया। दूसरा काम भाई ये करा, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, हमें फ्रीडम मिली थी, तब भाई सांप्रदायिक दंगे जो है बहुत ज्यादा होने लगे थे, कम्युनल राइट जो है बहुत ज्यादा होने लगे थे उस टाइम पे। हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत हुए थे, लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा मार रहे थे, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे उन्हें मारा जा रहा था, बहुत ज्यादा जो है सबके साथ उस टाइम पे गलत हो रहा था। अब ऐसे में भाई मीडिया ने इन सारी चीजों को दिखाया, इन सारी चीजों से भाई ये बताने की कोशिश करी मीडिया ने कि सब जो है भाई भाई बंधु हैं, ये सारी चीजें गलत हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। पूरे देश को यूनाइट करने की कोशिश करी, ये कम्युनल जो राइट वगैरह हो रहे थे, जो दंगे वगैरह हो रहे थे, उनको खत्म करने की कोशिश करी मीडिया वगैरह ने। लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि भाई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, हम सब भारतीय हैं, हम सबका देश जो है वो इंडिया है और हम सब इंडियन हैं, तो सब हमारे भाई बंधु हैं, ये हिंदू मुस्लिम जैसी कुछ चीज नहीं होती है। इसके साथ साथ भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे भाई सरकार ने बहुत सी विकास योजनाएं चलाई, बहुत से प्लान्स वगैरह चलाए, बहुत से डेवलपमेंट से रिलेटेड भाई चीज़ें करी। तो उन सब चीज़ों को बताया भाई जनता को कि तुम्हारी भलाई के लिए क्या क्या कर रही है सरकार, क्या क्या नहीं कर रही है,
ये सब चीजें बताई, उन्हें अवेयर करा। सरकार जो जो उनके विकास के लिए कर रही थी, जो जो उनके लिए प्लान्स वगैरह ला रही थी, जो जो योजनाएं वगैरह बना रही थी। और भाई मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि कैसे भाई भारत में जो है कैसे भेदभाव वगैरह होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड। इसके साथ साथ भाई महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता था, लिंग असमानता होती थी, जेंडर इनइक्वालिटी आप बोल सकते हो, चाइल्ड मैरिज वगैरह हुआ करती थी उस टाइम पे, बाल विवाह जिसे हम कहते हैं, ये दहेज प्रथा वगैरह होती थी, लोगों में शिक्षा वगैरह नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की जो है कोशिश करी थी मीडिया ने, और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है उन चीज़ों को भी जो है दिखाने की कोशिश की गई थी उस टाइम पे मीडिया वगैरह में, ताकि लोगों को में भाई जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, उन्हें पता चले कि भाई वो ये जो भेदभाव कर रहे हैं ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है। अब उस टाइम पे भाई हमारा देश जो है नया नया आज़ाद हुआ था, और आप लोगों को तो पता ही है भाई जो मीडिया है उसे भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे मीडिया कहीं और ही लगी पड़ी है, लेकिन उस टाइम पे भाई सरकार जो जो पॉलिसीज वगैरह बना रही थी, या कोई भ्रष्टाचार वगैरह कर रहा है, या सरकार जो भी निर्णय ले रही है, जो भी डिसीजंस वगैरह ले रही है, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो जनता तक पहुंचाती थी कि क्या क्या चीज़ें भाई हमारे देश में हो रही है, नेता क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे जनता तक पहुंचाने का काम करती थी मीडिया, जिससे भाई सरकार वगैरह भी जो है थोड़ा बहुत ढंग से काम करती थी। सरकार की जवाबदेही बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, सरकार भी प्रेशर में रहती थी, दबाव में रहती थी। इसके साथ साथ भाई स्वतंत्रता के बाद मीडिया ने सांस्कृतिक एकता जो है उसे बढ़ाने की कोशिश करी। इंग्लिश में बोले तो भाई कल्चरल यूनिटी जो है उसे बढ़ाने की कोशिश करी। इसके साथ साथ जो विविधता है, जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं हमारे देश में, अलग अलग कल्चर के, लैंग्वेजेस बोलने वाले, ट्रेडिशंस बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन के, इन सबको यूनाइट करने की कोशिश करी और बताया कि ये सारे लोग जो हैं सब भारत के लोग हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। उस टाइम पे सभी लोगों ने, हर टाइप के लोगों ने जो है मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी, ताकि उन लोगों के बारे में भी बाकी लोगों को पता चल सके। फिर भाई जब देश में आपातकाल वगैरह लगा, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई देश में, कब हुई थी आप लोगों को पता ही है भाई, 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी भाई उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भाई हालांकि सेंसरशिप लगी हुई थी मीडिया के ऊपर, यानी कि बैन करा हुआ था मीडिया को, परमिशन नहीं थी भाई मीडिया को कि सरकार से पूछे बिना कुछ भी छाप दे, ये कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन भाई बहुत से अखबार ऐसे थे, बहुत से ऐसी बुक्स वगैरह उस टाइम पे छपी जिनमें सच बातें की गई, जो इमरजेंसी थी, जो आपातकाल थे, उसकी सच्चाई बताई गई जनता को, भारत के लोगों को। अब फिर जब भाई हमारे देश में वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया, कब आया था भाई, 1990 में हमारे देश ने भाई बाहर के देशों के साथ व्यापार वगैरह, ट्रेड वगैरह करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे भी भाई मीडिया ने जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। आई होप आप लोगों को ये भी जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे आज़ादी के बाद जो है मीडिया ने क्या क्या करा भाई। यही सारी बातें आप लोगों को एग्जाम में लिखनी थी। अब लास्ट ये टॉपिक है भाई आप लोगों का, ये एडिशनल है, जिसमें भाई आप लोगों को ये बताना है कि जो औपनिवेशिक भारत था, जब गुलाम था भाई हमारा देश, उस टाइम पे भाई मीडिया की क्या क्या सीमाएं थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या रुकावट थी भाई मीडिया के सामने, वो सारी बातें आप लोगों को बतानी है। ये एडिशनल है, आप लिखना चाहो एग्जाम में तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये खुद से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। और लास्ट में बस भाई एक निष्कर्ष, कंक्लूजन जो है जरूर ऐड करना, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये प्रेस के ऊपर लगाया गया था, यानी कि समाचार के ऊपर लगाया गया था, न्यूज के ऊपर लगाया गया था। अलग अलग टाइप से भाई इसके बारे में पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी भाई ये एक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिले क्वेश्चन में, वही लिख देना है जो सब मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। अब इंट्रोडक्शन के लिए, परिचय के लिए भाई आप लोगों को सबसे पहले जो है इस एक्ट के बारे में ही बता देना है, इस कानून के बारे में ही बता देना है। ये कानून जो है भाई 1878 में आया था। लगाया किसने था भाई, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिंटन, इन्होंने भाई ये कानून जो है लागू किया था, इंप्लीमेंट किया था। अब ये कानून भाई था किस लिए, ये भाई इसलिए था
क्योंकि 1870 का दशक था ना, 1870s का जो टाइम था, उस टाइम पे भाई अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। तो ऐसे में भाई जो हमारे समाचार पत्र थे, जो न्यूज वगैरह थी, उनमें भाई जो अंग्रेजों की जो भी पॉलिसीज वगैरह होती थी, जो भी नीतियां वगैरह बनाते थे अंग्रेज वगैरह, उनकी आलोचनाएं की जाती थी, उनकी बुराइयां की जाती थी, उनका क्रिटिसिज्म किया जाता था उन न्यूज़पेपर में, उन समाचार पत्रों में। इसी वजह से भाई जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक कानून बना दिया ताकि भाई ये आलोचनाएं, ये बुराइयां वगैरह जो है खत्म हो सके और इन न्यूज़पेपर वगैरह पे पाबंदी लग सके, इन पे बैन वगैरह लग जाए। और जितनी भी भाई ये सारी गलत चीजें कर रहे थे भारत में, ये सारी बाहर तक ना पहुंचे, भारत की जनता को इसके बारे में ना पता चले। इस वजह से ये कानून लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसके भाई कुछ प्रावधान किए गए थे इस कानून के अंदर, कुछ प्रोविजंस आप इंग्लिश में बोल सकते हो, जिसमें पहले तो भाई यही किया इन लोगों ने, ये कानून लाके कि जो भाई भारत में अलग अलग लैंग्वेज में अखबार वगैरह छपते थे, अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश होते थे, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेज में होते थे पब्लिश, तो इन सबको भाई कंट्रोल में कर लिया इन्होंने। अब विदाउट परमिशन जो है ये अलग अलग लैंग्वेज में नहीं छाप सकते अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह। और अगर भाई इन्हें इस लैंग्वेज में अखबार वगैरह छापना भी है तो भाई पहले जो है इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी भाई अंग्रेजों से, अंग्रेजी सरकार से। बिना परमिशन के, बिना अनुमति के भाई ये अपनी प्रेस नहीं चला सकते हैं। अगर चलाते हैं तो भाई ये एक तरीके का क्राइम माना जाएगा, जुर्म माना जाएगा। इसके साथ साथ भाई तीसरा प्रावधान, तीसरा मेन प्रोविजन इन लोगों ने ये करा कि अगर कोई भाई समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो है, न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह जो है सरकार के बारे में गलत छापती है, सरकार को लगता है गलत छपा है, या सरकार के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनके बारे में गलत वगैरह छाप देती है, उनके अगेंस्ट में कुछ छाप देते हैं, तो भाई जब गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उस अखबार को, उस मैगजीन को जो है बंद करवा सकती है, उसे जब्त करवा सकती है, उसे खत्म करवा सकती है। इसके बाद जो भी भाई संपादक होगा या जो भी प्रकाशक होगा, जो भी एडिटर होगा, जो पब्लिशर होगा, जिसने वो पब्लिश करी होगी, जिसने वो लिखी होगी, जिसने वो पूरी एडिट करा होगा न्यूज़ वगैरह, उस सबको भाई दंड वगैरह भी दिया जाएगा, पनिशमेंट भी उन्हें दी जाएगी। उन्हें एक विद्रोही की तरह ट्रीट किया जाएगा या उनसे भारी जुर्माना वगैरह भी लिया जा सकता है, फाइन वगैरह भी उन पे लग सकता है। इसके साथ साथ जब भाई वो जेल में उन्हें भेज दिया जाएगा या उन्हें जो है फाइन वगैरह उन पे लगा जाएगा, तो उनके पास ये कोई अधिकार भी नहीं दिया भाई उन पत्रकारों को, उन संपादक को, प्रशासक को या उन लोगों को कि भाई वो अपील भी कर सके इस चीज के अगेंस्ट में। उनको ऐसा कोई अधिकार ही नहीं दिया, वो इस चीज के अगेंस्ट में अपील भी नहीं कर सकते, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। जो सजा सुना दी वो सजा चुपचाप माननी पड़ेगी, उसे पूरा करना पड़ेगा। तो यही पूरा भाई कानून था हमारा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें यही सारी बातें जो है की गई थी, यही सारे कानून बनाए गए थे और यही आप लोगों को एग्जाम में बता देनी है। अब इससे भाई प्रेस की जो स्वतंत्रता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्रेस की इंडिपेंडेंस पर, वो आप लोगों को बताना है भाई। इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा। इसमें पहला प्रभाव, पहला इम्पैक्ट तो भाई यही पड़ा है कि जो भाई भारत में अलग अलग लैंग्वेज में अखबार वगैरह छपते थे, न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे, प्रेस मीडिया वगैरह चलती थी, इन सब पर भाई पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, इन सबको दबाया गया। सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेजी प्रेस थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेस वगैरह थी, जो ब्रिटिशों ने चलाई थी, उसको फ्रीडम दे दी गई। बाकी जितने भी प्रेस मीडिया थी उस सबको कंट्रोल कर लिया। अब सरकार की परमिशन के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा, दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि जो भाई भारत में पहले अखबार वगैरह थे अलग अलग लैंग्वेज में जो छप रहे थे, वो भाई राष्ट्रीय चेतना का प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे। यानी कि लोगों को बता रहे थे कि भाई कैसे कैसे ब्रिटिश लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें ये अधिकार है, हमें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए। ये सब मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं परी। तो इस कानून के बाद से भाई क्या हुआ, इस चीज के बीच में एक तरीके से ऑब्स्टेकल आ गया, बाधा आ गई, रुकावट आ गई। अब प्रेस वगैरह जो है भाई भारत की, वो ये सब चीजें करने के लिए फ्री नहीं थी, फ्रीडम नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। अब भाई उन्हें जो है परमिशन वगैरह लेनी पड़ रही थी हर चीज के लिए कि भाई ये छापे ना छापे। इसके साथ साथ भाई सरकारी सेंसरशिप जो है वो भी आ गई थी, गवर्नमेंट सेंसरशिप, उसका भी स्टैब्लिशमेंट हो गया था। यानी कि अब सरकार को, ये सरकार के अधिकारी जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं,
उन्हें भाई अगर लगता है कि अखबार वगैरह में, मीडिया वगैरह में कुछ भी उनके अगेंस्ट में है, कुछ भी उनके खिलाफ है, उनके लिए सही नहीं है, तो वो उसे जो है रोक सकती थी, उसे बैन कर सकती थी। और जो संपादक होता था, जो लेखक होता था, जो एडिटर होता था, जो पब्लिशर वगैरह हुआ करता था, उसे भाई सजा वगैरह भी वो लोग दे सकते थे। और विदाउट परमिशन तो भाई कोई भी प्रेस मीडिया जो है कुछ भी नहीं छाप सकती थी, उन्हें पहले परमिशन वगैरह ही लेनी पड़ती थी। जो पत्रकार थे भाई, जो जर्नलिस्ट थे, उनमें भाई एक तरीके से डर आ गया था, वो डरने लगे थे। हर चीज छापने से पहले सोचते थे भाई 10 बार कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो वो सरकार की जो है खुल के बात नहीं कर पाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बात नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ साथ भाई उनको जो है असुरक्षा भी महसूस होता था, इनसिक्योरिटी भी महसूस होती थी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सरकार ने ये कानूनी ला दिया कि अगर कोई भी अगेंस्ट में गया तो भाई उसे सजा दी जाएगी, तो एक तरीके से भाई उनकी सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे जो स्वतंत्र पत्रकार थे, जो जर्नलिस्ट थे, एकदम बढ़िया काम जो कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं डरने लगे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे सरकार के अगेंस्ट जाने में। अब इन सब के बावजूद भी भाई सरकार इतना सब कुछ कर रही थी, लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे थे भाई जो इस चीज के खिलाफ खड़े हुए। लोगों में भाई प्रतिरोध की भावना आई, जागरूक हुए लोग, अवेयरनेस आई उनमें। फिर जाके भाई उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू करा, उन्होंने विरोध करा सरकार का इस चीज को लेकर। धीरे धीरे जो है ये आंदोलन जो है, जो मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट, उसका कहीं ना कहीं बेस बना। ये आगे चलकर ये लोग भी जो है स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं आगे जुड़ते चले गए। एग्जाम्पल के लिए भाई बाल गंगाधर तिलक है या सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इन जैसे बहुत से नेता थे जिन्होंने भाई इस टाइप की जो पॉलिसी सरकार लाई थी, कानून वगैरह लाए थे, उसके अगेंस्ट में भाई लोगों को एकजुट करा, यूनाइट करा और फिर भाई आंदोलन वगैरह चलाए, मूवमेंट वगैरह चलाए। इससे एक और चीज अच्छी हुई कि भाई भारत के जो पत्रकार थे, जो जर्नलिस्ट थे, उनका भाई एक तरीके से संगठन बन गया, उनका ऑर्गेनाइजेशन बन गया। वो सारे एक साथ यूनाइट होने लगे, एकजुट होने लगे, सारे एक साथ मिलकर जो है लड़ने लगे, अगेंस्ट में जाने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। फिर चाहे भाई वो किसी भाषा के हो, कि कोई भी लैंग्वेज वगैरह में काम करते हो, उससे मतलब नहीं था, वो सारे एक एक करके जो है यूनाइट होने लगे थे इस कानून के खिलाफ, इसके अगेंस्ट में। तो क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या प्रभाव पड़े, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। अब जो पत्रकार वगैरह थे या जो जनता थी, उन्होंने भाई इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध भी करा था, बहुत ज्यादा अपोज किया था, वो सब आप लोगों को बताना है। जिनमें से भाई मैं कुछ बातें तो आप लोगों को ऊपर ही प्रभाव में बता दिए, इम्पैक्ट में ही बता दिए कि कैसे भाई जो पत्रकार थे, जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने विरोध वगैरह करा, इसका रेजिस्टेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ये जो कानून भाई ये लोग लाए थे, इसे काला कानून बता दिया भाई प्रेस के लिए, ब्लैक लॉ। बहुत से संपादक ऐसे थे, बहुत से एडिटर ऐसे थे जिन लोगों ने खुल के भाई इस चीज का विरोध करा, इस चीज के अगेंस्ट में गए। सारे जो जर्नलिस्ट थे वो सारे यूनाइट हो गए, उन्होंने आपस में संगठन बना लिया, वो सब जो है एकजुट होकर लड़ने लगे इस चीज के खिलाफ। इसके साथ साथ भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे या उनके जैसे और भी नेता थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी हैं, इन सब कानूनों के खिलाफ जो है आंदोलन वगैरह चलाए, मूवमेंट वगैरह चलाए और इन सब कानूनों को खत्म करने की बात करी, इन लॉस को खत्म करने की बात करी। लोगों को सबको यूनाइट करा और इस चीज के खिलाफ आंदोलन वगैरह करे, मूवमेंट वगैरह चलाए, सबको एकजुट करके। और जब ये भाई कानून वगैरह आया तो भाई जनता ने भी, जो आम पब्लिक थी, उसने भी बहुत ज्यादा विरोध करा, उनमें असंतोष आ गया बहुत ज्यादा। वो सारे जो है एक साथ मिलकर यूनाइट होने लगी, आम जनता भी, उन्हें भी लगने लगा कि हाँ भाई ये तो हमारी फ्रीडम जो है, हमारी जो स्वतंत्रता है, उस पर एक तरीके से हमला करा है ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो स्टूडेंट वगैरह थे या जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो सारे भी भाई यूनाइट हुए और वो सारे भी जो है इस चीज के अगेंस्ट में हुए। उन सब लोगों ने मिलके जो है एक साथ अपनी ये आवाज उठाई इस चीज के अगेंस्ट में। बहुत से लोगों ने भाई सीक्रेटली पब्लिकेशन शुरू कर दिया, यानी कि चुपके चुपके भाई प्रकाशन जो है शुरू कर दिया, अखबार वगैरह छापने शुरू कर दिए। और भी बहुत सारे उन्होंने ऑप्शन अपनाए, बहुत से नए नए तरीके जो है अपनाए अखबार वगैरह छापने के। जैसे कि भाई कुछ तो ऐसे थे संपादक, एडिटर वगैरह, जिन्होंने भाई जो उन लोगों ने लिखा है वो इंडिया में नहीं छपवाते थे भाई, वो बल्कि बाहर के देशों से छपवाते थे। अब बैन जो है भाई इंडिया के ऊपर ही तो है, बाहर के देशों में थोड़ी है।
तो इस जैसे और भी उन्होंने जो है तरीके अपनाए अपने आर्टिकल को छपवाने के लिए, अपने अखबार वगैरह को छपवाने के लिए और सरकार की निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए उसे, जो ब्रिटिश सरकार थी। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भाई ये पड़ा इससे कि भाई लोगों में समझ में आया, आम जनता को भी और जर्नलिस्ट को भी, कि स्वतंत्रता सिर्फ भाई राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल वे में ही फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि हमें अभिव्यक्ति की भी आजादी होनी चाहिए, हमें राइट टू एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया, फिर लोगों ने जो है इस चीज के खिलाफ आंदोलन वगैरह शुरू करे, मूवमेंट वगैरह चलाए, फ्रीडम मूवमेंट। तो बस भाई यहाँ पे जो है आप लोगों का आंसर खत्म होता है। एक लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तीसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से भारतीय प्रेस आयोग के बारे में पूछेंगे। इंडियन प्रेस कमीशन जो है उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। घुमा फिरा के भाई आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि इंडियन प्रेस की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इंडियन प्रेस की, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। या भाई कभी कभी जो है आप लोगों से सेंसरशिप के बारे में पूछ लेता है, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के टाइम पे लगाई गई थी, उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। देख सकते हो कितने टाइप से जो है ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों से हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये सारे क्वेश्चन एक ही है, बस अलग अलग टाइप से आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। और अपने आंसर में भाई सबसे पहले आप लोगों को जो भारतीय प्रेस आयोग है, इंडियन प्रेस कमीशन है, उसके बारे में बताना है। उससे पहले भाई आप लोगों को प्रेस का मतलब पता होना जरूरी है, क्या मतलब होता है भाई प्रेस का। हालांकि ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर ही ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। प्रेस का भाई सिंपल सा मतलब होता है समाचार माध्यम, न्यूज मीडिया। अब उसमें भाई आप लोग के अखबार हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, पत्रिकाएं हो सकती हैं, मैगजीन्स वगैरह हो सकती हैं, या जर्नल्स वगैरह हो सकते हैं, या समाचार एजेंसी जो होती हैं वो हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो न्यूज मीडिया से रिलेटेड होते हैं, इन्हीं को ही हम प्रेस बोलते हैं, जिनका काम भाई समाचार वगैरह से रिलेटेड होता है, न्यूज वगैरह से रिलेटेड होता है। आप लोगों को भाई ये तो पता ही है, ये जो प्रेस मीडिया होती है, न्यूज मीडिया जो होती है, इनका भाई लोकतंत्र में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। इसे भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोला जाता है, फोर्थ पिलर भी बोला जाता है डेमोक्रेसी का। वो इसलिए क्योंकि भाई जो प्रेस मीडिया होती है, जो न्यूज मीडिया होती है, ये भाई हमें सरकार की सारी जानकारी वगैरह देती है, सरकार के सारे कायदे कानून नियम वगैरह उन सब की जानकारी देती हैं। जितने भी लॉज वगैरह होते हैं, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होता है देश में, कुछ गलत हो रहा होता है, उसकी भी सारी जानकारी वगैरह हमें देती है, जिससे जनता को, पब्लिक को सब कुछ पता चलता है कि हाँ चीजें भाई कैसे हमारे देश में क्या चीज चल रही है। अब ये प्रेस मीडिया, ये न्यूज मीडिया जो है स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पाए, फ्रीली अपना काम कर पाए, कोई भी पॉलिटिशियन इन पे दबाव ना बना पाए, कोई भी इन पे प्रेशर नहीं बना पाए, और ये एकदम सच जानकारी जो है जनता तक पहुंचा पाए, इसके लिए ही भाई एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, जिसका नाम है भाई भारतीय प्रेस आयोग, इंडियन प्रेस कमीशन। इस डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि भाई वो ये जांच पड़ताल करे कि जो प्रेस मीडिया है, जो न्यूज मीडिया है, ये भाई फ्रीली अपना काम कर पा रही है, स्वतंत्रता के साथ अपना काम सही से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। यही इसका मेन काम होता है। वो बात अलग है कि भाई आज के टाइम पे हमारी मीडिया का क्या हाल हो रखा है, वो सब आप लोगों को पता ही है। अब ये जो भाई प्रेस आयोग है, प्रेस कमीशन है, ये भाई अभी तक 2 बार ही बनाया गया है इंडिया में। पहले बनाया गया था भाई 1952 में, जो 1954 तक चला था। इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसकी जो स्थापना की गई थी, वो भाई 23 दिसंबर 1952 को की गई थी। और इसका मेनली काम यही था कि भाई जो प्रेस मीडिया है, न्यूज मीडिया है, उसकी सिचुएशन कैसी है, वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें देखना, उनकी जो जो प्रॉब्लम है न्यूज़ मीडिया की, प्रेस मीडिया की, उन सबको रिजॉल्व करना, उन प्रॉब्लम्स को पहचानना और उन सब में सुधार करना, यही सारा इसका काम था। और उस टाइम पे जो भाई इसके हेड थे ना, वो कौन थे भाई? जस्टिस राजाध्यक्ष। अब ये जो भाई राजाध्यक्ष वर्ड आप देख रहे हो, ये भाई एक नाम है इंसान का, कुछ और मत समझना। और ये भाई जस्टिस हुआ करते थे, जज हुआ करते थे। तो इन्हें जो है हेड बनाया गया था प्रथम प्रेस आयोग का, फर्स्ट प्रेस कमीशन का। फिर ये सारी चीजें भाई इन्होंने जांच पड़ताल करके जो है पूरी रिपोर्ट पेश करी कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हाल है हमारी प्रेस का, उनके क्या क्या सॉल्यूशन है। ये सारी रिपोर्ट में बातें लिखी थी। ये रिपोर्ट का भी इन्होंने पेश करी थी
1954 में। फिर आगे चलकर भाई जो जो इन्होंने बताया था कि क्या क्या सॉल्यूशंस वगैरह होने चाहिए, उस चीज को देखते हुए जो है 1966 में प्रेस परिषद भी बनाया गया था। प्रेस काउंसलिंग आप इंग्लिश में बोल सकते हो इंडिया का। एक तरीके से ये भी भाई प्रेस मीडिया को सुधारने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था ताकि प्रेस मीडिया जो है अच्छे से काम कर पाए। फिर भाई पहले वाले का काम खत्म हो गया था, उसने रिपोर्ट वगैरह दे दी थी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन फिर भाई दोबारा से प्रेस आयोग का गठन किया गया, दोबारा से एक कमीशन बनाया गया 29 मई 1978 को। और इसके जो हेड थे, इसके जो अध्यक्ष थे, या आप चेयरमैन भी बोल सकते हो, वो थे भाई के माथुर। फिर भाई इन्होंने भी पूरी जांच पड़ताल करके जो जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी उन सब का सॉल्यूशन वगैरह देके एक रिपोर्ट तैयार करी। और इनकी रिपोर्ट भी जो है भाई 1982 में इन्होंने प्रस्तुत करी, सबमिट करी। और इनकी रिपोर्ट में भी भाई वही सारी बातें लिखी हुई थी कि प्रेस की क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जो है इसमें मेंशन थी इनकी रिपोर्ट में भी। तो बस भाई भारत में आज तक सिर्फ 2 बार ही प्रेस आयोग का गठन किया गया है, प्रेस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है। वो दोनों बार मैंने आप लोगों को बता दिया, यही आप लोगों को इंट्रोडक्शन के रूप में अपने एग्जाम में लिख देना है, बता देना है। अब आप लोगों को भाई ये भी बताना पड़ेगा कि भारत में जो प्रेस मीडिया है, न्यूज मीडिया है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ है। अब क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ आप लोगों से प्रेस कमीशन के बारे में पूछे, प्रेस आयोग के बारे में पूछे, बट इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ उतना ही बता के छोड़ दो। आपको इसमें और भी टॉपिक्स ऐड करने होते हैं, और भी बातें बतानी होती हैं, तब आप लोगों को जो है ये टॉपिक भी ऐड करना है उसमें। अब देखते हैं भाई प्रेस मीडिया, न्यूज मीडिया जो है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है। इस चीज की शुरुआत तो भाई 18वीं शताब्दी में हुई थी, 18th सेंचुरी में हुई थी, जब भाई अंग्रेजों का टाइम था। और उसी टाइम पे भाई इंडिया में पहली बार अखबार छपा था, समाचार पत्र छपा था, जिसका नाम था भाई हिकेज बंगाल गजट। ये भाई न्यूज़पेपर का नाम था। कब छपा था ये? 1780 में, 1780 में। और इसे भाई प्रकाशित किसने करा था, पब्लिश किसने करा था भाई इसे? जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये भाई इंसान का नाम है, याद रख सको तो रख लेना। इन्होंने इसे जो है पब्लिश करा था, इंडिया का सबसे पहला अखबार को। अब वही है भाई ये न्यूज़पेपर भी जो है, इनने भी भाई जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे, उनकी भाई आलोचनाएं वगैरह करनी शुरू कर दी थी। उनकी जो जो पॉलिसीज, जो भी नीतियां वगैरह बनाती थी, उनकी बुराइयां वगैरह क्रिटिसाइज उन्हें करना शुरू कर देता है। इस वजह से भाई ब्रिटिश सरकार ने बहुत जल्दी इसे बंद भी करवा दिया, खत्म भी करवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अब न्यूज़पेपर की जो है इंडिया में शुरुआत हो चुकी थी। फिर भाई आया 19वीं शताब्दी का टाइम, 19th सेंचुरी। इस टाइम में क्या हुआ भाई, भारत के लोगों ने खुद के समाचार पत्र बनाने शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए। ये जो पहला न्यूज़पेपर था ना, ये तो भाई अंग्रेजों का था। लेकिन अब जो 19th सेंचुरी का टाइम आया, 19वीं शताब्दी का, अब यहाँ पे भारतीय लोगों ने भी, इंडिया के लोगों ने भी न्यूज़पेपर वगैरह अपने छापने शुरू कर दिए। एग्जाम्पल के लिए भाई जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भाई समाचार दर्पण, बंगदूत, इन नाम से जो है अपने न्यूज़पेपर वगैरह निकाले। राजा राम मोहन राय ने, जिसने भाई समाज में बहुत से सुधार करे, बहुत से सोशल रिफॉर्म करे, लोगों को एजुकेशन दी, लोगों को सिखाई बहुत सी चीजें। और जो अंधविश्वास वगैरह थे भाई उस टाइम पे, जो सुपरस्टिशंस थे, उन सब के अगेंस्ट में लोगों को भाई जागरूक करा, अवेयर करा, लोगों को बताया कि भाई ये सब चीजें गलत है, अंधविश्वास वगैरह नहीं करना चाहिए, ये चीजें गलत है। सब उन न्यूज़पेपर में राजा राम मोहन ने बताए थे। फिर आया भाई 1857 का टाइम। और इस टाइम पे क्या हुआ था भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ था, पहला फ्रीडम मूवमेंट हुआ था इस टाइम पे 1857 में, जिसे भाई हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं। और इसी टाइम पे भाई जो प्रेस मीडिया वगैरह थी ना, इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वगैरह निभाया था। एग्जाम्पल के लिए भाई जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके भाई 2 न्यूज़पेपर थे, जिसका नाम था पहला का केसरी और दूसरा था मराठा। जो केसरी न्यूज़पेपर था ना, वो था भाई मराठी लैंग्वेज में, और मराठा जो था वो था अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये 2 न्यूज़पेपर जो है भाई, इसमें सरकार की, जो ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे, ब्रिटिश सरकार थी, उनकी जो भी पॉलिसीज थी, जो भी कायदे कानून नियम वगैरह वो लोग बनाते थे, उनकी बहुत ज्यादा आलोचनाएं की जाती थी, बहुत ज्यादा कमियां बताई जाती थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था उन न्यूज़पेपर में सरकार को। इसके साथ साथ भाई जनता को जागरूक किया जाता था, अवेयर किया जाता था कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, जिससे भाई लोगों में
राष्ट्रीय भक्ति की भावना आई उनमें, यूनिटी आई, एकता आई उनमें। अब जैसे भाई धीरे धीरे इंडिया में जो अखबार थे, न्यूज मीडिया थी, प्रेस मीडिया थी, इन्होंने भाई ब्रिटिश सरकार की आलोचनाएं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, उनकी कमियां वगैरह गिराना शुरू कर देते न्यूज़पेपर के जरिए। तो भाई अंग्रेजों को भी अकल आई। अंग्रेजों ने भाई इस चीज को रोकने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिया है। और इस एक्ट के बारे में भाई मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही बहुत अच्छे से समझाया। पिछला क्वेश्चन ही हमारा पूरा इस एक्ट के ऊपर था। उसमें क्या क्या कानून बनाए गए, क्या क्या नहीं किए गए, वो सब आप लोगों को पता है। फिर भाई जब भारत आजाद हो गया 1947 में, तब से ही जो है भाई भारत में लोकतंत्र आ गया। और जो मीडिया है, जो प्रेस मीडिया है, इसको भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है माना जाने लगा। फोर्थ पिलर जो है कहा जाने लगा डेमोक्रेसी का, मीडिया को, प्रेस मीडिया को, न्यूज मीडिया को। बात करें भाई आधुनिक युग की, आज के टाइम की, मॉडर्न टाइम की, तो भाई आज के टाइम पे सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं है, बल्कि भाई टीवी चैनल वगैरह आ गए न्यूज से रिलेटेड, रेडियो वगैरह चल गया है, और ऑनलाइन भी भाई न्यूज के बहुत सारे पोर्टल आ गए हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे भी न्यूज वगैरह मिलने लग गई हैं आजकल। तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया आज के टाइम पे न्यूज मीडिया, प्रेस मीडिया। बस भाई यही था इसका डेवलपमेंट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यही था प्रेस मीडिया का विकास, न्यूज मीडिया का डेवलपमेंट। यही सारी बातें आप लोगों को एग्जाम में लिख के आनी है जब आप लोगों से विकास के बारे में पूछेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे। नहीं भी पूछे तो भी आप एडिशनल टॉपिक के तौर पर उसे ऐड कर सकते हो, आप लोगों का आंसर अच्छा बन जाएगा। अब स्वतंत्रता के बाद भाई जो प्रेस मीडिया है या न्यूज मीडिया कह लो आप, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, इनके मेन फीचर्स क्या है, वो आप लोगों को बताना है। पहला तो यही है भाई, लोकतंत्र का भाई फोर्थ पिलर कहा जाता है। पहला तो यही है कि भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है भाई न्यूज मीडिया को, प्रेस मीडिया को, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि भाई जो प्रेस मीडिया होती है ना, ये क्या काम करती है, जो जनता होती है और जो सरकार होती है उनके बीच में एक तरीके से तालमेल बनाती है, बैलेंस बनाती है। जो सरकार के सारे काम हैं वो सब जनता तक पहुंचाती है, जिससे भाई लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है और ज्यादा मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है। लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है भाई देश में और क्या नहीं हो रहा है। दूसरी विशेषता है भाई स्वतंत्रता के बाद ये है, इंडिपेंडेंस के बाद मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भाई न्यूज ने राष्ट्रीय एकता जो है उसको बढ़ावा दिया है, जो नेशनल यूनिटी है उसको सपोर्ट किया था बहुत ज्यादा। जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था उस टाइम पे भाई बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, कम्युनल राइट्स हुए, लोग जो है भाई अलग अलग जाति में बंटने लग गए थे, जातिवाद करने लग गए थे, कास्टिज्म चल रहा था भाई पूरे देश में। और बहुत से राज्य ऐसे थे, बहुत से स्टेट ऐसे थे जो अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, अलगाव की बात कर रहे थे, सेपरेशन की बात कर रहे थे। उस टाइम पे बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम थी भाई हमारे देश में, जब नया नया देश हमारा आजाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी हमें। तो ऐसे में भाई जो हमारी न्यूज थी, न्यूज मीडिया, प्रेस मीडिया, इन्होंने यूनिटी को सपोर्ट करा, यूनिटी को बनाने की बात करी। प्रेस में, मीडिया में लोगों को भाई बताया कि हमें भाईचारे को बढ़ाना चाहिए, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए हमें एक दूसरे का। हम सब भारत के नागरिक हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, फर्क नहीं पड़ता, सारे हम भारत के नागरिक हैं और भारत देश हमारा है। इसके साथ साथ भाई बहुत से सामाजिक और आर्थिक सुधार में भी हेल्प करी है न्यूज मीडिया ने, उन्हें प्रमोट करा है, सोशल और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स को बढ़ाया है और ज्यादा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल भाई जब हमारा देश जो है आजाद हुआ था तो सरकार ने बहुत से भाई पॉलिसीज वगैरह बनाई हमारे समाज को, सोसाइटी को सुधारने के लिए, हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश को बढ़िया करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज, बहुत से ऐसे प्लान वगैरह चलाए थे। लाइक भाई पंचवर्षीय योजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हरित क्रांति का नाम सुना होगा, औद्योगिकरण का नाम सुना होगा, शिक्षा वगैरह को लेके बहुत से सुधार किए गए थे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत से सुधार किए गए थे। इंग्लिश में बात करें तो भाई 5 ईयर प्लान आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन सुना होगा, एजुकेशन रिफॉर्म्स वगैरह बहुत सारे किए गए थे, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीजें की गई। तो इन सब चीजों को जो है बहुत ज्यादा प्रमोट करा न्यूज मीडिया ने उस टाइम पे, ताकि ये सारी जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं, प्लान्स हैं, ये सभी जनता को पता चल सके और सभी तक जो है इसका लाभ हो पाए, सबको फायदा हो पाए। इसके साथ साथ जब भाई हमारा भारत देश आजाद हो गया तो भाई इस टाइम पे जो है देश में जो जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी जनता की, पब्लिक की, उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और जैसे कि भाई चुनाव वगैरह होते थे, भाई इलेक्शंस वगैरह होते थे देश में, तो जो अलग अलग पार्टी थी देश में
उन सब की जो नीति थी, जो सबकी पॉलिसीज वगैरह हुआ करती थी, वो सारी भाई जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, ताकि भाई जनता जो है एक अच्छी गवर्नमेंट को चुन पाए, एक अच्छी गवर्नमेंट बना पाए। इसके साथ साथ भाई सरकार वगैरह ने जो भी पॉलिसीज, नीतियां वगैरह बनाई थी, जो भी काम वगैरह सरकार उस टाइम पे करती थी, तो उनकी एक तरीके से जांच पड़ताल वगैरह करती थी और जनता तक जो है सच्चाई लाती थी। न्यूज मीडिया क्या रियलिटी है वो बताती थी, न्यूज मीडिया, प्रेस मीडिया। और जहां कहीं भाई भ्रष्टाचार होता था, करप्शन होता था, या कोई भी अक्षमता वगैरह होती थी, प्रशासन में दिक्कत आती थी, शासन में दिक्कत आती थी, देश के सिस्टम में दिक्कत आती थी, या कुछ भी पॉलिसी वगैरह ऐसी होती थी जो भाई सही नहीं होती थी लोगों के लिए, तो उन सारी चीजों की जो है जम के आलोचना भी करती थी भाई मीडिया। उस टाइम पर जम के उन चीजों को क्रिटिसाइज भी करती थी। एग्जाम्पल के लिए भाई आपातकाल के टाइम पे जो है जो प्रेस मीडिया वगैरह थी, न्यूज मीडिया वगैरह थी, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इमरजेंसी को, आपातकाल को। और ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जब भाई हमारा देश आजाद हुआ, फिर भाई धीरे धीरे जो है नई नई टेक्नोलॉजी का भी यूज करना शुरू कर दिया हमारी प्रेस मीडिया ने, न्यूज मीडिया ने। एग्जाम्पल के लिए भाई रेडियो वगैरह पर भी न्यूज आने लग गई, टेलीविजन, टीवी पर भी न्यूज वगैरह आनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत से आ गए, जिससे भाई न्यूज वगैरह जो है लोगों को मिलने लगी। अब सिर्फ अखबार ही नहीं भाई न्यूज का माध्यम रह गया, बल्कि बहुत सारी चीजें आ गई ऐसी जिससे न्यूज वगैरह लोगों को मिलने लगी। तो आप लोगों को भाई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी विशेषताएं भी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी प्रेस की, मीडिया की। अब लास्ट में भाई जो ब्रिटिश ने सेंसरशिप लगाई थी प्रेस पर, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। वैसे तो ये आपको भाई ऐड नहीं करना है अपने आंसर में, लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए तभी आप लोगों को ये टॉपिक ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रेस सेंसरशिप का मतलब पता होना जरूरी है भाई क्या होता है। यानी कि जो प्रेस मीडिया है, जो हमारी न्यूज मीडिया है, इस पर भाई बैन वगैरह लगा देना, इसे रोक देना, इस पे प्रतिबंध लगा देना, इसी को बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप। अब ब्रिटिशों ने भाई अलग अलग टाइम पे बहुत से कानून वगैरह बनाए ताकि भाई प्रेस मीडिया जो थी, न्यूज मीडिया जो थी, उसको रोका जा सके, उसे सेंसरशिप किया जा सके, उस पर बैन वगैरह लगाया जा सके, उसे कंट्रोल में रखा जा सके। जिनमें पहला भाई कानून उन्होंने ये बनाया था प्रेस एक्ट 1799, 1799। ये कानून का नाम है भाई, याद रखना। और जब ये कानून भाई लागू हुआ था 1799 में, 1799 में, तो इस टाइम पे भाई इस कानून में ये बात की गई कि भाई अगर किसी को जो है समाचार पत्र वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश करने हैं, छापने हैं, तो भाई उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस के तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। जब तक सरकार तुम्हें परमिशन नहीं देगी तब तक तुम ये काम नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये कानून इसलिए लाया गया था कि ताकि सरकार जिसको परमिशन दे सिर्फ वही जो है न्यूज़पेपर छाप सके, और सरकार उन्हीं को न्यूज़पेपर छापने की परमिशन देती थी जो भाई सरकार के अगेंस्ट नहीं जाते थे, ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाते थे। फिर भाई प्रेस एक्ट 1823 भी आया, और जब इस कानून को लाया गया तो इस कानून में भाई ये बदलाव कर दिया गया कि अब जो है भाई जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज हैं, उन्हें भाई अगर लगता है कि कोई भी लेख ऐसा है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी न्यूज आइटम ऐसा है, समाचार पत्र है या प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, कुछ भी ऐसी चीज है न्यूज मीडिया से रिलेटेड जिसमें भाई सरकार के खिलाफ बात की गई है, सरकार की बुराई की गई है, सरकार के अगेंस्ट गई है, तो भाई सरकार जो है उस चीज को बैन कर सकती थी, रोक सकती थी, प्रतिबंध लगा सकती थी। तीसरा कानून जो है भाई 1857 में लिया है ये। और 1857 में भाई क्या हुआ था मैं बार बार आप लोगों को नहीं बताऊंगा। हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, रिवोल्ट हुआ था भाई, हमारा आजादी को लेकर पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हम 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिंदी में बोलते हैं। बेसिकली भाई जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, रिवोल्ट हो रहा था इस टाइम पे, तो भाई प्रेस मीडिया जो थी, न्यूज मीडिया जितनी, उन्होंने ही भाई कहीं ना कहीं जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। वो कैसे? क्योंकि भाई उन्होंने लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंचाई थी कि कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या देश में हो रहा है, कैसे कैसे रिवोल्ट लड़ा जा रहा है, जिससे और भी लोग जागरूक हुए और आम जनता वगैरह भी जो है इस रिवोल्ट के साथ, इस विद्रोह में, इस लड़ाई में जो है जुड़ने लगी थी। और ये रिवोल्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, ये लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। अब भाई ब्रिटिश लोगों को ये समझ में आ गया था कि पहले जो है न्यूज मीडिया को जो है कंट्रोल में करना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने ये कानून बना दिया कि भाई अब न्यूज मीडिया जो है ऐसा संवेदनशील कोई भी लेख वगैरह नहीं लिख सकती है, कोई भी
सेंसिटिव टॉपिक जो होते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी विचार वगैरह इसको छाप नहीं सकते हो। तुम भी ऐसा नहीं कर सकते, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी नहीं छाप सकते हो। पूरी तरीके से इन चीज़ों पे बैन लगा दिया, जिससे भाई रिवोल्ट द्वारा ना हो, विद्रोह वगैरह ना हो। और फिर भाई 1878 में तो वर्नाकुलर एक्ट जो है वो लाए थे। इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है भाई पूरा अच्छे से, कि कैसे कैसे सरकार ने क्या क्या कानून बना दिए गए थे। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग भाई कानून वगैरह लाई सरकार, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज लोग, ताकि भाई जो न्यूज़ मीडिया है, प्रेस मीडिया है, उसे कंट्रोल में रखा जा सके, उसे रोका जा सके, उसे बैन किया जा सके, जो भी उनके अगेंस्ट में हो। अब इस चीज के भाई प्रभाव क्या पड़े हैं, सेंसरशिप के इम्पैक्ट क्या पड़े हैं, ये भी भाई मैं आप लोगों को ऊपर के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इम्पैक्ट, प्रभाव, वही सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे भी लिख देनी है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम बात है। लास्ट में जो है भाई आप लोगों को बस एक निष्कर्ष, कंक्लूजन जो है ऐड जरूर करना, तभी आप लोगों का आंसर कंप्लीट माना जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछेगा। इन्होंने भाई 2 न्यूज़पेपर लिखे थे, जिसका नाम था भाई केसरी और मराठा। इन दोनों न्यूज़पेपर के बारे में आप लोगों को बताना है, और जो बाल गंगाधर तिलक है इनके बारे में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजिली एग्जाम में लिखाओगे। आंसर में भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बाल गंगाधर जो तिलक है इनकी लाइफ के बारे में बताना है, इनके जीवन के बारे में बताना है। जैसे कि भाई इनका जो जन्म हुआ था वो भाई 23 जुलाई 1856 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे हुआ था भाई? रत्नगिरी नाम का एक जिला है, वहां पे हुआ था। ये भाई भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, और नेशनल लीडर भी रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय नेता भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं, यानी कि समाज में इन्होंने बहुत से सुधार भी करे हैं, सोशल रिफॉर्म्स भी करे हैं। और भारत भाई जब अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए जो आंदोलन वगैरह कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, उसमें भाई इन्होंने जनता को बहुत ज्यादा जागरूक किया है, अवेयर किया है भाई लोगों को बहुत ज्यादा, अपने अखबारों, अपने न्यूज़पेपर के जरिए। जनता जो है भाई इन्हें अपना नेता मानती थी, अपना लीडर मानती थी। इस वजह से भाई ये फेमस थे एक नाम से। नाम क्या था भाई? लोकमान्य तिलक। इस नाम से भाई बहुत ज्यादा फेमस थे ये बाल गंगाधर तिलक। और जैसा कि भाई मैं ऑलरेडी आप लोग को क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इन्होंने 2 अखबार लिखे थे, 2 न्यूज़पेपर लिखे थे, जिसका नाम था भाई केसरी, जो मराठी लैंग्वेज में था, दूसरे का नाम था भाई मराठा, ये था अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इन दोनों ही अखबार में भाई इन्होंने जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी खूब जम के आलोचनाएं करी, बहुत बुराइयां करी, बहुत क्रिटिसाइज करा उन्हें। इनका एक बहुत ज्यादा फेमस नारा था, स्लोगन आप इंग्लिश में बोल सकते हो, जो था भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इनका बहुत ज्यादा फेमस स्लोगन था, बहुत ज्यादा फेमस नारा था। और ये भाई कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। जो कांग्रेस पार्टी थी देश में भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके भाई एक्सट्रीमिस्ट विंग्स के नेता थे, ये लीडर थे। इनके साथ साथ भाई लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब भी भाई गरम दल के ही नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर थे ये लोग। आप लोगों ने भाई अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लाल बाल पाल के बारे में। तो ये लाल बाल पाल क्या है? ये भाई इन तीनों नेता को ही बोला जाता था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बात करें भाई ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी डेथ कब हुई थी भाई? ये हुई थी भाई 1 अगस्त 1920 को। तो यही भाई थोड़ा बहुत ब्रीफली आप लोगों को मैंने समझा दिया उनकी लाइफ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनकी लाइफ में उसके बारे में। एग्जाम में आप लोगों को यही पहले जो है इनकी लाइफ के बारे में बता देना है इसी तरीके से। और फिर जो आप लोगों से मेन चीज पूछी गई थी एग्जाम में कि भाई जो इन्होंने न्यूज़पेपर लिखे थे मराठा और केसरी, इसका योगदान क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, प्रसार करने में, वो आप लोगों को बताना है। हालांकि ये चीज भाई ऊपर के क्वेश्चन में बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, बट क्वेश्चन आते हैं तो भाई आप लोगों को वही सारी बातें लिखनी है। लाइक भाई इन्होंने जो है जनता को जागरूक करा अपने न्यूज़पेपर की मदद से। इनके न्यूज़पेपर में भाई सबसे पहले चीज तो भाई यही करी कि इनके जो न्यूज़पेपर थे, इन्होंने भाई उसमें जो जनता के अधिकार थे, जो जनताओं के खिलाफ अन्याय हो रहा था, जो उनके राइट्स थे, जो इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ,
उन सब की बात करी भाई अपने इन न्यूज़पेपर में। और इन सब चीज़ों से भाई जनता जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हुई, उन्हें अपने अधिकार पता चले, उन्हें पता चला कि भाई कैसे कैसे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ गलत कर रही है, इनजस्टिस कर रही है, अन्याय कर रही है, और इन लोगों को भाई उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जनता को इनके न्यूज़पेपर से ही पता चला। एक तरीके से जनता को जागरूक करा, अवेयर किया भाई इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के जरिए, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर जब भाई जनता को ये सारी बातें पता चले कि ऐसे ऐसे भाई हमारे अधिकार हैं, ऐसे ऐसे भाई हमारे जो है गलत हो रहा है, तो भाई जनता के अंदर जो है देशभक्ति की भावना आई, पैट्रियोटिज्म आया भाई उनमें, और फिर उनकी जो है स्वतंत्रता की भावना भी जागी, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम भी निकल कर बाहर आई। फिर लोगों ने विरोध वगैरह करना धीरे धीरे शुरू करा जब वो जागरूक हो गए, अवेयर हो गए। इसके साथ साथ भाई इन्होंने अपने इन न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, उनकी भाई जम के बुराइयां करी, क्रिटिसाइज करा, उनकी आलोचनाएं करी जम के। जो भी भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती थी, या जो भी भाई वो टैक्स वगैरह लेती थी, या जो भी फैसले वगैरह लेती थी, अन्यायपूर्ण जो भी डिसीजन लेती थी, उन सब के खुल के आलोचना करी, उनकी बुराइयां करी अपने न्यूज़पेपर में। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के जरिए ये सब दिखाया कि कैसे भाई जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत के नागरिक जो है, जो पब्लिक है इंडिया की, उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को कैसे दबा रही है, उनकी आज़ादी जो है उनको कैसे दबा रही है, उनकी फ्रीडम कैसे छीन रही है, ये सब उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। इस तरीके से भाई उन्होंने जो है आलोचनाएं करी, क्रिटिसाइज करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने अखबारों में, अपने न्यूज़पेपर में। इसके साथ साथ अपने न्यूज़पेपर के जरिए भाई उन्होंने स्वराज जो है उसका भी बहुत ज्यादा प्रचार करा, प्रोपेगेंडा फैलाया भाई स्वराज का, या आप कह सकते हो भाई बहुत ज्यादा प्रमोट करा उन्होंने स्वराज को। जैसे कि भाई फेमस में इनका जो नारा था वो आप लोगों को बता ही चुका हूं, जो स्लोगन था इनका फेमस कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये इनका फेमस नारा था भाई, फेमस स्लोगन था, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से इन्होंने भाई अपने न्यूज़पेपर में ये चीज लोगों को समझाई कि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, ये भाई हर भारतीय का, हर इंडियन का एक हक है, एक अधिकार है, एक राइट है। जिस वजह से भाई लोगों ने जो है अपने देश के लिए सोचा, और फिर भाई जागरूक वगैरह हुए, अवेयर हुए, और फिर उन्होंने जो है लड़ाई वगैरह लड़ने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया अपनी स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए। इसके साथ साथ इनके न्यूज़पेपर की वजह से भाई बहुत से सामाजिक और आर्थिक पुनर्जागरण भी हुए, सुधार हुए, सोशल रिफॉर्म्स हुए, सोशल एंड रिलीजियस बहुत से रिफॉर्म्स हुए। बाल गंगाधर तिलक ने भाई जानबूझकर अपने जो न्यूज़पेपर वगैरह थे उनमें भाई जो भारत की संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है या धर्म है भारत के अंदर, जो रिलीजन है और जो परंपराएं वगैरह हैं, जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड भाई चीजें लिखी, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह लिखे, और उन चीजों को भाई राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ा, नेशनल यूनिटी के साथ जोड़ा, और लोगों को जागरूक वगैरह करने की कोशिश करी, अवेयर करने की कोशिश करी। जिस वजह से भाई लोगों को जो है अपनी देश और संस्कृति के प्रति जो है गर्व वगैरह हुआ, लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये तो हमारे कल्चर के ऊपर, ये तो हमारे धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर एक तरीके से बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। ब्रिटिश लोग जो है हमारे कल्चर के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे देश के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो भाई उस टाइम पे युवा वगैरह थे, जो यूथ था उस टाइम पे, और जो शिक्षित वर्ग थे यानी कि एजुकेटेड जो लोग थे, उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करा। जो इनका भाई न्यूज़पेपर था मराठा, ये अंग्रेजी लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था, और इसे मोस्टली भाई जो एजुकेटेड लोग थे वही पढ़ पाते थे। और ये उसमें भी भाई यही सारी बातें लिखते थे कि कैसे भाई अंग्रेज जो है वो हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे अधिकार का वायलेशन कर रहे हैं, राइट्स का। जिस वजह से जो युवा हैं देश के, जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे देश के, वो भी जो है यूनाइट होने लगे, एकजुट होने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो यही सब भाई इनका योगदान था। लास्ट में बस एक निष्कर्ष कंक्लूजन ऐड कर दे रहा। 5वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से एफएम रेडियो के बारे में पूछा जाएगा, कैसे भाई उसकी वृद्धि हुई है, विकास कैसे हुआ है, राइज कैसे हुआ है, ग्रोथ कैसे हुआ है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। या भाई घुमा फिरा के आप लोगों से रेडियो प्रसारण के बारे में पूछ लेगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पूछ लेगा। देख सकते हो भाई कितने टाइप से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई,
आंसर आप लोगों को इतने अच्छे समझा दूंगा, फिर चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप इजिली एग्जाम में कर आओगे। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को आंसर में रेडियो प्रसारण के बारे में बताना है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है। उससे पहले तो भाई आप लोगों को रेडियो का मतलब पता होना जरूरी है। अब मुझे नहीं लगता भाई आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको रेडियो का मतलब ना पता हो। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है तो भाई आप लोग जो है ये इमेज देख सकते हो, यही होता है भाई रेडियो। पुराने टाइम पे भाई इसमें कैसेट्स वगैरह डाल के भी जो है हम गाने वगैरह सुन सकते थे, कुछ भी सुन सकते थे। इसमें न्यूज वगैरह आती थी, क्रिकेट मैच की कमेंट्री वगैरह आती थी, और भी बहुत सी चीजें जो है इसमें सुनाई देती थी। लेकिन आजकल जो ये सारा सिस्टम है ये हमारे फोन में भी आ गया है। आप फोन में FM रेडियो के नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उसे चालू करके जो है आप लोग मजे ले लेना FM रेडियो के, जिन लोगों को ना पता हो। अब ये रेडियो पर भाई जो भी चीजें चलती हैं, जो भी चीजें आती हैं, लाइक मान लो क्रिकेट मैच की कमेंट्री चल रही है, या गाने चल रहे हैं, या न्यूज चल रही है, जो भी चीजें चल रही होती हैं इसे ही कहते हैं भाई प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग। आप लोगों को भाई रेडियो और रेडियो प्रसारण का बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का भी। अब ये क्या चीजें भाई चलेंगी, न्यूज चलेगी, गाने चलेंगे, कहानियां चलेंगी, कमेंट्री चलेगी, ये चीजें डिसाइड कौन करता है? ये सब चीजें कंट्रोल में किसके होती हैं? ये सब चीजें कंट्रोल में होती हैं भाई इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की, IBC। बात करें भाई हिस्ट्री की तो ये जो IBC है ना, ये जो कंपनी है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी भाई 1927 में। फिर आगे चलकर भाई इसका जो है नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के जो है इसका रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। फिर भाई जब हम स्वतंत्र हुए, भारत को आजादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तो 1957 में दोबारा से इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो से हटाकर आकाशवाणी कर दिया गया। और आकाशवाणी भाई आप लोगों ने नाम सुना होगा। और आज के टाइम पे भाई इसका नाम पूरा ही बदल चुका है। आज के टाइम पे हम इसे जो है FM रेडियो के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ही है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। अब इस चीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ, एक्सपेंडेशन कैसे हुआ है, ये सब आप लोगों को जो है बताना पड़ेगा अपने एग्जाम में। इंडिया में भाई सबसे पहले जो रेडियो प्रसारण हुआ था ना, यानी कि रेडियो पे भाई कुछ चीजें जब चलाई गई थी पहली बार, वो टाइम था भाई 1923 का। 1923 में ही भाई जो क्लब ऑफ बॉम्बे था, ये एक तरीके का रेडियो क्लब था, या आप कह सकते हो कंपनी थी भाई जो रेडियो को कंट्रोल करती थी। तब इंडिया में एक ही थी ये, जो थी बॉम्बे में। तो इसने सबसे पहले भाई प्रसारण करा था रेडियो का। फिर बाद में भाई इन्होंने जो है एक कंपनी बना दी, जिसे हमने बोल दिया भाई इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1927 में। और इस कंपनी ने जो है भाई मुंबई और कोलकाता दोनों जगह से जो है प्रसारण वगैरह शुरू कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी। कहाँ पहले सिर्फ बॉम्बे में होती थी, अब कोलकाता में भी होने लग गई, मुंबई से भी होने लग गई। फिर जब भाई 1936 का टाइम आया तो इसका नाम बदल के जो है ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो भाई उस टाइम पे जो है अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का रूल था हमारे देश पे। हम गुलाम हुआ करते थे भाई अंग्रेजों के। तो उस टाइम पे जो है ज्यादा सारी चीजें नहीं चलती थी रेडियो वगैरह पर, कुछ लिमिटेड चीजें ही चलती थी। जैसे कि सरकार वगैरह की कुछ बातें हो गई, या युद्ध वगैरह से रिलेटेड, वॉर वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह टाइप की न्यूज चलती थी, और कुछ भी नहीं आता था। फिर भाई 1947 में हमारा भारत देश जो है आजाद हो गया, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में। और तब तक जो है भाई रेडियो जो स्टेशन थे, या रेडियो क्लब आप कह सकते हो, जहां से भाई रेडियो को पूरा कंट्रोल किया जाता था, वो भाई टोटल पूरे देश में जो है 6 हो चुके थे। कहाँ पे? दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में, लखनऊ में और त्रिचुनापल्ली में। यानी कि रेडियो ने भाई तरक्की कर ली थी उस टाइम तक बहुत ज्यादा। पूरे इंडिया में रेडियो वगैरह का ब्रॉडकास्टिंग होने लगी थी, प्रसारण वगैरह होने लग गया था पूरी इंडिया में। फिर ये चीज भाई सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली पूरी तरीके से 1957 में, और तभी भाई सरकार ने जो है इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी नाम इसका रख दिया। अब ये जो आकाशवाणी भाई नाम था ना, ये दिया था भाई फेमस रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब ये चीज जब भाई सरकार के कंट्रोल में आ गई तो सरकार ने भाई इसे जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर दे दिया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो थी
उसके अंडर में दे दिया। अब धीरे धीरे भाई इसमें जो है और भी चीजें प्रसारण होने लगी, ब्रॉडकास्टिंग होने लगी, लेकिन अभी भी जो है ये सब चीजें किसके कंट्रोल में थी? ये सरकार के कंट्रोल में थी पूरी तरीके से। लेकिन फिर भाई हमारा टाइम आया 1977 का, 1977 का। इस टाइम में भाई मद्रास में, चेन्नई में पहली बार एफएम रेडियो का प्रसारण हुआ, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई पहली बार इंडिया में। ये सिंपल बोलूं तो भाई जो एफएम रेडियो मैंने तुम्हें डिवाइस दिखाया था ना, वो एक तरीके से लॉन्च हो गया था पहली बार इंडिया में 1977 में, और चेन्नई में भाई इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आगे चलकर भाई जब हमारा 1990 का टाइम आया, 1990s का टाइम आया, इस टाइम पे भाई बहुत ज्यादा जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, सारी चीजें जो है प्राइवेट वगैरह होनी शुरू हो गई थी। तो इसी टाइम पे जो रेडियो था वो भी अभी तक जो है सरकार के कंट्रोल में था, लेकिन अब जो है इसमें प्राइवेट कंपनी वगैरह भी इसमें आने लग गई थी। अब ये सब चीजें जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है, जो प्रसारण है, ये सब चीजें प्राइवेट कंपनी भी करने लग गई, और तभी जाके जो है भाई इसमें अलग अलग चीजों का प्रसारण शुरू हुआ, अलग अलग चीजों की ब्रॉडकास्टिंग हुई। लाइक भाई आपने रेडियो मिर्ची के बारे में बहुत सुना होगा, रेड एफएम के बारे में सुना होगा, रेडियो सिटी जैसे चैनल जो है, इन सारे चैनलों के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये सब चीजें प्राइवेट कंपनी ने शुरू करी थी, उससे पहले नहीं हुआ करती थी। फिर भाई बात करें आज के टाइम की, डिजिटल टाइम की, तो आज के टाइम पे तो भाई जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं, मोबाइल वगैरह होते हैं, इनमें ही भाई एफएम रेडियो वगैरह आ गया है। लेकिन आज के टाइम पे भाई एफएम रेडियो जो है बहुत ही कम लोग वगैरह सुनते हैं। आई होप आप लोगों को डेवलपमेंट जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस चीज की शुरुआत हुई और पूरा कैसे कैसे जो है इस चीज का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। यही आप लोगों को जो है एग्जाम में बताना है जब आप लोगों से विकास, डेवलपमेंट, उत्पत्ति के बारे में पूछेंगे। तो अब एग्जाम में भाई कभी कभी जो है आप लोगों से सेपरेट क्वेश्चन में रेडियो सिलोन के बारे में भी पूछ लेते हैं। अब ये रेडियो सिलोन क्या है भाई, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रेडियो सिलोन जो है ना भाई, ये भी भाई एक रेडियो स्टेशन है बेसिकली। भाई ये जो रेडियो का स्टेशन था ना, जहाँ से रेडियो चलाया जाता था, ये भाई श्रीलंका में था, श्रीलंका के कोलंबो में था। कोलंबो राजधानी है भाई श्रीलंका की, तो वहां पे था ये। और ये बात है भाई 1925 की। और उस टाइम तक भाई इंडिया में जो है रेडियो वगैरह पे ज्यादा कुछ एंटरटेनिंग नहीं था, फिल्म के गाने वगैरह नहीं आते थे, या न्यूज वगैरह भी सारी नहीं आती थी, सिर्फ और सिर्फ सरकार से रिलेटेड आती थी, या वॉर वगैरह से, युद्ध वगैरह से रिलेटेड आती थी। कुछ भी मनोरंजन वाला नहीं था, एंटरटेनमेंट नहीं था इंडिया के रेडियो में। तो ऐसे में भाई लोगों ने श्रीलंका के रेडियो को सुनना शुरू कर दिया, और उस टाइम पे भाई श्रीलंका को जो है सिलोन बोला जाता था। इस वजह से ही भाई जो श्रीलंका का रेडियो था ना, उसको हम सिलोन रेडियो बोलने लगे थे। अब इंडिया में भाई जो रेडियो हुआ करता था, उस पे भाई ज्यादा कुछ चीजें पहले ही नहीं चलती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो चलने देते नहीं थे। फिर जब भाई हम आजाद हुए तो भाई 1957 में ऑल इंडिया जो रेडियो है उसको सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया, और उसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया था। ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा ही चुका हूँ। लेकिन अब भी जो है भाई रेडियो वगैरह जो था इंडिया में, उसमें अभी भी एंटरटेनिंग चीजें नहीं थी, मनोरंजन चीजें नहीं थी, कंटेंट नहीं आता था जिससे मजा आए लोगों को। लाइक जो फिल्म वगैरह के गाने वगैरह होते थे, इन पे भी भाई बैन लगा हुआ था, इन पे भी प्रतिबंध लगा हुआ था। तो ऐसे में भाई जो ये श्रीलंका का जो रेडियो था, रेडियो सिलोन, इसने भाई जो इंडिया के गाने वगैरह थे, इन सब का ब्रॉडकास्टिंग करनी शुरू करी, उनका प्रसारण करना शुरू करा। इस वजह से भाई लोगों ने भाई मजे के लिए श्रीलंका के इस रेडियो सिलोन को बहुत ज्यादा सुना। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया भाई इंडिया के अंदर। लोग सुबह शाम दिन रात ये रेडियो सुनते रहते थे श्रीलंका का ही। तो भाई मतलब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को रेडियो सिलोन का। अब बात करें इसके महत्व क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी भाई विविध भारती की स्थापना में, इस्टेब्लिशमेंट में विविध भारती की। अब सबसे पहले तो ये विविध भारती क्या है, इसका मतलब समझो भाई। विविध भारती जो है एक तरीके की सर्विस थी भाई, सेवा थी, जो सरकार ने शुरू करी थी 1957 में। सरकार ने क्यों शुरू करी थी ये सर्विस भाई? बेसिकली भाई मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, उस टाइम पे जो है सिलोन जो रेडियो है बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया था इंडिया में, बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया था। तो अब ऐसे में भाई इंडिया को लगा कि जबकि इंडिया का रेडियो है उसे कोई नहीं सुन रहा है, आकाशवाणी है भाई उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, उसे कोई नहीं सुन रहा था, सब लोग रेडियो सिलोन ही सुने जा रहे थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था।
अब ऐसे में भाई गवर्नमेंट को लगा हमें भी बदलाव करने होंगे, हमें भी जो गाने हैं हिंदी वाले उन्हें परमिशन देनी होगी, वो गाने वगैरह होने चाहिए, कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग होना चाहिए हमारे रेडियो में भी। तभी जाके भाई ये विविध भारती नाम से सर्विस जो है स्टार्ट करी इंडिया की गवर्नमेंट ने रेडियो के लिए, जिसमें भाई जो आकाशवाणी रेडियो था हमारा उस टाइम पे, उसमें भाई हिंदी फिल्मों के गाने वगैरह भी ब्रॉडकास्टिंग होने लगे, उनका प्रसारण होने लगा, नाटक वगैरह का भी प्रसारण होने लग गया, विज्ञापन एड्स वगैरह जो है उनका भी ब्रॉडकास्टिंग होने लग गई। इसके साथ साथ मनोरंजन और भी बहुत से कार्यक्रम जो है एंटरटेनिंग, उन सब का भी प्रसारण वगैरह ब्रॉडकास्टिंग वगैरह शुरू हो गई थी इस सर्विस से, जिस वजह से धीरे धीरे आकाशवाणी जो है भाई भारत का जो उस टाइम पे रेडियो था वो दोबारा पॉपुलर हो गया इंडिया में। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाई रेडियो सिलोन की वजह से ही जो विविध भारतीय सेवा थी इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत का जो रेडियो था, इंडिया का जो रेडियो था, उसमें भाई एंटरटेनिंग चीजें आनी शुरू हुई, मनोरंजक चीजें आनी शुरू हुई, मनोरंजक कंटेंट आया उसमें। इसके साथ साथ भाई रेडियो जो है उस टाइम पे इकोनॉमिकली भाई आर्थिक रूप से भी मजबूत हुआ। वो कैसे, मैंने आप लोगों को बताता हूँ। उस टाइम पे जो है रेडियो पे विज्ञापन शुरू हो गए थे, एड्स वगैरह शुरू हो गए थे। अब एड्स वगैरह के भाई बड़ी बड़ी कंपनी पैसे देंगी रेडियो वालों को, तो पैसे वगैरह मिलने शुरू हो गए थे रेडियो वालों को, पैसे जो है खूब कमाने लग गए थे, जिस वजह से आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली भी जो है स्ट्रांग हो गए थे, मजबूत हो गए थे रेडियो कंपनी वगैरह। और उस टाइम पे भाई पूरी तरीके से जो रेडियो था वो सरकार के कंट्रोल में था, ये चीज भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यानी कि सरकार को भी जो है इकोनॉमिकली हेल्प मिल रही थी रेडियो से, आर्थिक रूप से मदद मिल रही थी सरकार को भी। इससे भाई जब से एंटरटेनिंग कंटेंट वगैरह बढ़ा सिलोन रेडियो की वजह से, रेडियो में भारत के आकाशवाणी में, तब से भाई भारत की जो संस्कृति है, इंडियन जो कल्चर है, उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्योंकि फिर भाई भारत के जो संगीत होते थे, जो इंडियन सॉन्ग्स वगैरह होते थे, उन सब की ब्रॉडकास्टिंग होती थी, वो जो है घर घर में सुनाई देते थे, हर घर में इंडियन म्यूजिक वगैरह सुनाई देते थे। फिर धीरे धीरे भाई इंडिया का जो म्यूजिक है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होता चला गया। एक तरीके से भारत का कल्चर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। आई होप आप लोगों को जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा रेडियो सिलोन और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, वो भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर कंप्लीट माना जाएगा। छठे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से B.V. केसकर के बारे में पूछेंगे। इन्होंने भाई जो फिल्म संगीत है, जो फिल्म के म्यूजिक है, उनके ऊपर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। वो क्यों लगाया था वो आप लोगों को बताना है, और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, टेंशन मत लो भाई। जो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग वही जो है एज इट इज लिख के आ जाइएगा। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए यही बताना है कि ये B.V. केसकर थे कौन, जो भारत की फिल्में थी, जो इंडिया का फिल्मों के म्यूजिक थे, उन पर बैन लगा दिया था। बेसिकली भाई इनका जो जन्म हुआ था ना, वो भाई हुआ था 1903 में महाराष्ट्र में, और इनका पूरा जो नाम था वो था भाई बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर, ये इनका पूरा नाम था। और इन्हें भाई 1952 से 1962 तक 10 सालों के लिए भाई भारत का सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था, मिनिस्टर बनाया गया था भाई इन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट का। और ये जो भाई सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है भाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं भाई जो FM रेडियो था हमारा, उस टाइम पे आकाशवाणी बोला करते थे उसे, तो वो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता था, इसी मंत्रालय के अंदर आता था। और उस मिनिस्ट्री के, उस मंत्रालय के हेड कौन थे? बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर। और इन्होंने ही भाई ये निर्णय लिया था, ये डिसीजन लिया था कि जो आकाशवाणी है, जो FM रेडियो है उस टाइम पर, उसमें भाई जो फिल्मों के गीत हैं, जो फिल्मों के म्यूजिक्स हैं, उन्हें बैन कर दिया था इन्होंने, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये आकाशवाणी में नहीं ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, प्रसारण इसका नहीं किया जाएगा। अब इन्होंने भाई बैन तो लगा दिया, अब बैन लगाने के पीछे भाई कारण क्या था, रीजंस क्या थे, वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे अपने एग्जाम में। बेसिकली भाई ये जो केसकर थे ना, इनका मानना ये था कि भाई उस टाइम पे जो
फिल्म वगैरह भारत में बनती थी, मूवी वगैरह जो बनती थी, उनके जो म्यूजिक वगैरह था, उनके जो गाने वगैरह थे, उनमें भाई कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न डांस स्टाइल है उनका यूज होता था। वेस्टर्न जो कल्चर है वो बहुत दिखाई देता था, यानी कि अमेरिका यूरोप वगैरह के कल्चर वगैरह जो है वो ज्यादा दिखाते थे। उसी तरीके से गाने वगैरह बनने शुरू हो गए थे, उनमें डांस वगैरह भी उसी तरीके का होता था। तो इन्हें ऐसा लगा कि भाई इससे जो है भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है इंडियन, वो खराब हो जाएगा। लोग जो है धीरे धीरे बेकार हो जाएंगे, वो धीरे धीरे जो है अमेरिका यूरोप वगैरह का कल्चर अपनाने लगेंगे, वहां की संस्कृति वगैरह को अपनाने लगेंगे, जिससे क्या है हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी, हमारा कल्चर खराब हो जाएगा। इसी वजह से इन्होंने जो है आकाशवाणी में, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी, लोग सुनते रहते थे भाई पूरे पूरे दिन, हर घर में आकाशवाणी एफएम रेडियो वगैरह होता था। इसी वजह से इन्होंने जो है जो मूवीज के गाने थे उन्हें बैन कर दिया था, उन पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो पहला रीजन तो भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा जो रीजन था भाई इनको बैन लगाने का, वो ये था कि भाई इनका मानना ये था कि जो भाई शास्त्रीय संगीत होता है या लोक संगीत होता है, इंग्लिश में बोले तो भाई क्लासिकल या फोक म्यूजिक जो होता है, जो भारत की परंपरा में पहले से चलता आ रहा था, जैसे कि भाई भक्ति वगैरह से रिलेटेड गाने हो गए, भजन वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, या पुराने गाने, शास्त्रीय गाने जो थे, जो क्लासिकल गाने थे बहुत पुराने टाइम के, जो लोक संगीत थे, वो सब जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इनका ये मानना था अगर भाई आकाशवाणी में जो आजकल की फिल्में हैं उनके गाने वगैरह ब्रॉडकास्ट होने लगा, उनका प्रसारण होने लग गया, तो इसी वजह से भाई इन्होंने जो है जो मूवी के गाने वगैरह थे उन सबको बैन वगैरह कर दिया। और जो भजन वगैरह होते थे, जो भक्ति संगीत होते थे, डिवोशनल म्यूजिक होता था, फोक म्यूजिक होता था, क्लासिकल म्यूजिक जो होता था, शास्त्रीय म्यूजिक, जो पुराने टाइम के जो क्लासिकल एकदम गाने होते थे, उनको प्रमोट किया, उनको बैन नहीं करा, उनका प्रसारण होता था, उनका ब्रॉडकास्टिंग करवाते थे ये, और उस चीज को और ज्यादा प्रमोट भी करते थे, बढ़ावा देते थे उस चीज को। तीसरा रीजन भाई मैं आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूं, वो यही था कि जो भाई वेस्टर्न का जो कल्चर था ना, जो वेस्टर्न के गाने वगैरह थे, जो पश्चिमी अमेरिका यूरोप वगैरह के देशों के जो गाने वगैरह थे, उनकी झलक कहीं ना कहीं जो है भाई इंडिया के जो म्यूजिक था उनमें देखने के लिए मिलता था। एग्जाम्पल के लिए भाई जब म्यूजिक वगैरह बनाया जाता था तो उसमें भाई जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट होते थे, जो पश्चिम के वाद्य यंत्र होते थे, एग्जाम्पल के लिए भाई गिटार हो गया, सैक्सोफोन हो गया, ट्रम्पेट हो गया, ड्रम्स हो गए, ये सब कहाँ का है भाई? ये सब इंडिया का थोड़ी है, ये तो सब यूरोप अमेरिका के साइड का है, और इनसे वहां पे ही गाने वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिया में यूज होने लग गई थी उस टाइम पे। इंडिया के गानों में म्यूजिक वगैरह इन्हीं सब चीजों से बनाया जा रहा था। तो इन्हें यही डर था कि भाई अगर हम इंडिया के जो मूवीज के गाने हैं वो अगर एफएम रेडियो में, आकाशवाणी में भी शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं भाई इससे जो है इंडिया का जो कल्चर है, जो उनके पुराने संगीत हैं, वो सब कमजोर पड़ जाएंगे, वो सब खराब हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसके साथ साथ भाई इनका ये भी मानना था कि जो रेडियो है ना, उसमें भाई शिक्षास्पद होना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक माध्यम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई ये चाहते थे कि रेडियो के जरिए जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले, लोग सीखे समाज के, सोसाइटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी गाने वाने बाहर के उठा के चला दिए जो आजकल इंडिया के म्यूजिक में चल रहे थे। तो ये ऐसा नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि जो चीज़ें शिक्षा वगैरह उन्हें मिले, एजुकेशन मिले, भारत की जनता को जो रेडियो से मिल रही है वो सब इंडिया का ही मिले। इस वजह से ये गाने वगैरह को प्रमोट नहीं करते थे, फिल्म वगैरह की, उन्हें बैन कर दिया था इन्होंने। पांचवा रीजन भाई बैन करने का ये था कि भाई जो उस टाइम पे फिल्म वगैरह बनाई जा रही थी उनका मेन पर्पस ही भाई पैसा कमाना था। उनका मेन पर्पस ये नहीं था कि भाई जो आर्ट है म्यूजिक की, जो कला है गाने गाने की, वो निकल के आए, वो लोगों में प्रमोट हो, वो दिखाई जाए, ये उनका मेन पर्पस नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ये उनका मेन पर्पस हो गया था। जिस वजह से भाई केसकर को लगा कि भाई इन चीजों को प्रमोट करना सही नहीं है, क्योंकि इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, ना कि लोगों की कला जो है, उसकी आर्ट जो है उसको दिखाना, ये इनका मेन पर्पस नहीं है। तो ऐसे में भाई इन्हें जो है रेडियो में उस चीज को प्रमोट करना सही नहीं लगा, उस चीज को बढ़ावा देना सही नहीं लगा। इस वजह से इन्होंने जो इस चीज को बैन करा। लास्ट रीजन भाई ये है कि भाई जो भारत का क्लासिकल संगीत था, जो शास्त्रीय संगीत था, जो क्लासिकल म्यूजिक था, उसको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे,
क्योंकि जो उस टाइम पे फिल्मों में म्यूजिक वगैरह बनने लग गए थे वो थोड़े हल्के थे, थोड़े एंटरटेनिंग थे, मनोरंजक थे, जिससे भाई धीरे धीरे जो है लोगों को भारत के जो पुराने गाने थे, जो शास्त्रीय संगीत थे, जो ट्रेडिशनल गाने थे वो बेकार लगने लगते। तो ऐसा ना हो इस वजह से इन्होंने बैन कर दिया भाई फिल्म के उन सारे गानों वगैरह को। भाई रीजन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों को भाई इम्पैक्ट भी पता होने चाहिए कि प्रभाव क्या पड़े। इन्होंने बैन तो कर दिया, उसके कारण समझ में आ गए, हमें रीजन समझ में आ गया, लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ा, हुआ क्या उससे, क्या एक्चुअल में ये जो चीज चाहते थे वैसी हुई। इसका पहला इम्पैक्ट, पहला प्रभाव तो यही पड़ा कि भाई भारत में जो है बाहर का रेडियो बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया, रेडियो सिलोन। इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में ही बहुत अच्छे से पढ़ा है। श्रीलंका का जो रेडियो है, रेडियो सिलोन, ये बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया था। दूसरा इम्पैक्ट भाई ये पड़ा कि जो आकाशवाणी रेडियो था इंडिया का, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी आप बोल सकते हो, ये जो है भाई पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब जो है इसकी पॉपुलैरिटी एकदम गिरती चली गई। अब लोगों ने इसे सुनना बंद कर दिया था, धीरे धीरे ये अनपॉपुलर हो गया था। तीसरा इम्पैक्ट ये पड़ा भाई कि विविध भारती सर्विस जो है इसकी स्थापना हुई, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ये विविध भारती क्या है, ये एक तरीके की सर्विस है जो ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में ही। इस सर्विस के तहत भाई ये लगने लगा था इंडिया की गवर्नमेंट को कि भाई जो रेडियो सिलोन है वो फेमस होए जा रहा है, तो ऐसे में जो है गवर्नमेंट ने इसी सर्विस के अंडर में भाई बहुत से कार्यक्रम चलाए, बहुत से एंटरटेनिंग कार्यक्रम चलाए आकाशवाणी में, नाटक, फिल्म, गीत वगैरह जो है उस चीज को दोबारा शुरू कर दिया। बहुत से एड्स वगैरह भी चलाने शुरू कर दिए, विज्ञापन वगैरह चलाने शुरू कर दिए। चौथा इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई सरकार को एक्चुअल में समझ में आया कि भाई जो रेडियो है ना वो सिर्फ भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं होता, या इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता, या अपनी संस्कृति, कल्चर वगैरह बचाने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि मनोरंजन के लिए भी होता है, एंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी होता है। जिस वजह से फिर भाई सरकार ने जो है अपनी पॉलिसीज वगैरह में, अपने डिसीजंस वगैरह में चेंजेस वगैरह करे, उनमें बदलाव करे, तभी जाके भाई एंटरटेनिंग कंटेंट वगैरह आने शुरू हो गया भारत के रेडियो में। कहीं ना कहीं भाई इस चीज से ये भी इम्पैक्ट पड़ा, जो भारत की फिल्में थी, जो फिल्म पूरी इंडस्ट्री थी, फिल्म उद्योग था, उन्हें भी लाभ वगैरह हुआ, उन्हें भी भाई बेनिफिट हुआ। वो कैसे? क्योंकि भाई रेडियो सिलोन जैसे और भी बहुत सारे रेडियो थे जिन्होंने भाई भारत के म्यूजिक वगैरह को, गाने वगैरह को जो है अपने देशों में चलाना शुरू कर देता, अपने रेडियो में चलाना शुरू कर देता, जिस वजह से जो है ये और ज्यादा फेमस हुए। भारत के गाने, फिल्म वगैरह और ज्यादा बढ़ती चली गई, आगे प्रमोट हुए इससे और ज्यादा बाहर के देशों में भी। और लास्ट इम्पैक्ट भाई ये पड़ा कि जो रेडियो प्रसारण था, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थी, वो पूरी तरीके से बदल गई भाई। और वो बदली कैसे कैसे, ये सब तो हम पहले क्वेश्चन से ही पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को भाई इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर ऐड करना। सातवें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से सिनेमा के बारे में पूछा जाएगा। जो सिनेमा का भाई विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। देख सकते हो भाई ये क्वेश्चन जो है कितने टाइप से आप लोगों से घुमा फिरा के हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को अपने आंसर में इंट्रोडक्शन लिख देना है, परिचय लिख देना है, जिसमें भाई आप लोग ये बता सकते हो कि जो भारत है, इंडिया है, इसमें भाई फिल्मों की जो शुरुआत हुई है वो भाई 1913 में हुई थी। और जो पहली फिल्म बनाई गई थी भाई इंडिया में वो एक मूक फिल्म थी। मूक फिल्म का मतलब साइलेंट फिल्म, उसमें कोई भी आवाज वगैरह नहीं थी। उस फिल्म का नाम क्या था? उस फिल्म का नाम था भाई राजा हरिश्चंद्र। ये बनाई किसने थी भाई? ये बनाई थी भाई दादा साहब फाल्के ने। फिर धीरे धीरे भाई हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये जो सिनेमा उद्योग है, इसमें भाई धीरे धीरे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और ये भी जो है समय के साथ साथ तरक्की करती चली गई। अब वो डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो विकास कैसे हुआ है, वही आप लोगों को जो है सारा इसके आंसर में बताना है। जिसमें सबसे पहले तो भाई आप लोगों को यही बताना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। पहली फिल्म जो है 1913 में बनी थी, दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। फिल्म का नाम जो था राजा हरिश्चंद्र था, और ये एक मूक फिल्म थी, साइलेंट फिल्म थी, जिसमें कोई भी आवाज वगैरह नहीं थी, कोई भी डायलॉग नहीं थे। इस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी लिमिटेड थी, इस वजह से इस टाइप की फिल्म जो है बनाई गई थी। फिर भाई 1931 में पहली बार जो है बोलती फिल्म बनाई गई। बोलती मतलब कि जिसमें डायलॉग हो, जिसमें आवाज हो। 1931 में पहली बार बनाई गई थी भाई भारत में। उस फिल्म का नाम क्या था भाई? उस फिल्म का नाम था भाई
आलम आरा। इसमें भाई बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह भी थे, इसके साथ साथ गाने भी थे, सॉन्ग्स भी थे। फिर इसके बाद से भाई इंडिया में जो है इसी टाइप की टॉकिंग फिल्म्स जो है बनने लगी थी, जिसमें डायलॉग्स होते थे, गाने वगैरह होते थे। अब फिर जो भाई 1930 से 1947 का टाइम पीरियड था, आप लोगों को पता है भाई इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था। हमारे जो स्वतंत्रता है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो इसी टाइम पे भाई जो फिल्म वगैरह बनती थी देश में, वो ज्यादातर भाई राष्ट्र के ऊपर बनती थी, देश के ऊपर बनती थी, और उनमें यही एम होता था, उनका यही मेन पर्पस होता था कि कैसे भाई अपने देश के लिए जागरूकता लाई जाए, अवेयरनेस लाई जाए, लोगों को यूनाइट किया जाए, एकजुट किया जाए। एग्जाम्पल के लिए भाई आप किस्मत फिल्म जो है, जो 1943 में रिलीज हुई थी, उसके बारे में बता सकते हो। इसमें भाई ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, ताकि भारत की जनता को मोटिवेशन मिले और भारत की जनता भी जो है इसके अगेंस्ट में खड़े हो ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश रूल के। फिर जब भाई भारत हमारा आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, उस टाइम पे भाई फिल्म वगैरह में जो है, मूवीज वगैरह में गरीबी वगैरह दिखाई जाने लगी, ज्यादातर संघर्ष कैसे होता है वो दिखाने लगे, स्ट्रगल वगैरह दिखाने लगे, पॉवर्टी वगैरह से रिलेटेड मूवीज बनी, लव वगैरह से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी वगैरह से रिलेटेड, मानवता वगैरह से रिलेटेड जो है ज्यादातर मूवी बनने लगी। इसी टाइम पीरियड को जो है भाई गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, स्वर्णिम युग भी बोला जाता है, या गोल्डन टाइम भी बोला जाता है, क्योंकि भाई इस टाइम पे बहुत सारी यादगार फिल्में आई और बहुत ज्यादा फेमस एक्टर थे इस टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल के लिए भाई राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, इस जैसे बहुत सारे फेमस एक्टर थे, और इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी बनाई। मूवी का नाम बताऊं तो भाई आवारा, मदर इंडिया, प्यासा, इस टाइप की मूवी इन्होंने उस टाइम पे बनाई थी, जो बहुत ज्यादा सुपर हिट हुई थी। इसी वजह से भाई इसे गोल्डन एरा बोला जाता है, स्वर्णिम युग बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अभी तक जो सारी फिल्में बन रही थी ना, वो भाई ब्लैक एंड व्हाइट बन रही थी, इनमें कलरिंग वगैरह नहीं थी, सारी ब्लैक एंड व्हाइट थी। लेकिन फिर आता है भाई हमारा 1960 से 1970 तक का दशक। इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ भाई, जो मूवीज वगैरह है ना, अब वो कलरफुल होने लग गई। अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी, अब कलरफुल मूवीज वगैरह आनी शुरू हो गई। इसमें भाई म्यूजिक वगैरह में भी ज्यादा ध्यान देने लगे, डांस वगैरह पे भी ज्यादा ध्यान देने लगे इस टाइम पे मूवीज में। और इस टाइम के जो फेमस एक्टर है वो है भाई राजेश खन्ना, शम्मी कपूर। और इस टाइम पे जो मूवीज वगैरह थी वो ज्यादातर रोमांटिक वगैरह मूवी बनती थी, रोमांटिक फिल्में बनती थी, जिसमें भाई लव वगैरह के बारे में होता था, या परिवार से रिलेटेड जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनसे रिलेटेड ज्यादातर चीजें दिखाई जाती थी। फिर आता है भाई हमारा 1970 से 1980 का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड पे भाई एक्शन मूवी बहुत ज्यादा बनने लगी थी। इसके साथ साथ जो सामाजिक मुद्दे होते थे, जो सोशल टॉपिक्स होते थे, उनसे रिलेटेड भी भाई मूवी वगैरह बनने लगी। जैसे कि भाई बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार वगैरह के ऊपर फिल्में वगैरह बनी उस टाइम पे, जिसमें भाई अमिताभ बच्चन जो है बहुत ज्यादा फेमस थे, जिन्हें भाई उस टाइम पे एंग्री यंग मैन भी बोला जाता था, अमिताभ बच्चन को। और उन्होंने भाई बहुत सी फेमस सुपर हिट फिल्में दी उस टाइम पे, जैसे कि दीवार हो गई, जंजीर हो गई, शोले हो गई, जो बहुत ज्यादा फेमस मूवी थी। और इसी टाइम पे भाई समांतर मूवी जो है वो भी बहुत ज्यादा निकल कर आई। अब ये समांतर मूवी क्या होती है, पैरेलल मूवीज क्या होती हैं, या पैरेलल सिनेमा आप बोल सकते हो, ये क्या होती हैं? ये बेसिकली भाई उस टाइप की मूवी होती है, उस टाइप का कंटेंट होता है जिसमें भाई समाज की जो सोसाइटी होती है उनके मुद्दों को दिखाया जाता है। यानी कि उस टाइम पे जो भी मुद्दे वगैरह चल रहे थे, लाइक बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचार वगैरह का मुद्दा था, तो उससे रिलेटेड जो है मूवी में दिखाया जाता था। तो ऐसी जो मूवी होती हैं जो उसी टाइम के बारे में दिखाती हैं, जो भी समाज में, सोसाइटी में चल रहा होता, उन्हें भाई पैरेलल सिनेमा बोला जाता है, पैरेलल मूवीज या समांतर सिनेमा बोला जाता है। फिर भाई जब हमारा उदारीकरण का दौर आया, लिबरलाइजेशन का टाइम आया 1990 से सन 2000 तक, तो इस टाइम पे भाई मूवीज वगैरह भी जो है थोड़ी मॉडर्न हो गई, थोड़ी अच्छी और हो गई। जैसे कि भाई विदेश वगैरह में जाके शूटिंग वगैरह होने लग गई थी इस टाइम पे। जो सॉन्ग्स वगैरह होते थे, म्यूजिक वगैरह होते थे, वो भी भाई मॉडर्न हो गए। इसके साथ साथ जो फैशन ड्रेस वगैरह भाई कलाकार सारे पहनते थे, ड्रेस वगैरह, वो सब भी जो है मॉडर्न टाइप की हो गई थी। इस टाइम में भाई बहुत सारे फेमस एक्टर हैं, लाइक शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, इन जैसे बहुत सारे फेमस एक्टर थे इस टाइम पे, जिन्होंने भाई बहुत से
रोमांटिक मूवी बनाई या पारिवारिक मूवी बनाई। एग्जाम्पल के लिए भाई आप कह सकते हो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, और भी बहुत सारी मूवीज जो है इस टाइम पे बनाई गई जो पारिवारिक भी थी और थोड़ा रोमांटिक भी थी। अब फिर आता है भाई हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड, यानी कि सन 2000 के बाद का टाइम पीरियड, आधुनिक टाइम जिसे हम कहते हैं, डिजिटल युग, जिसमें भाई डिजिटल चीजें जो है बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, डिजिटलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आज के टाइम पे तो भाई सिनेमा में बहुत अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वीएफएक्स का यूज होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह आ गए हैं भाई, अब सिनेमा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ओटीटी पे बैठे बैठे ही तुम मूवी वगैरह देख सकते हो। इसके साथ साथ भाई अब जो मूवीज की स्टोरीज वगैरह होती है, कहानियां जो होती हैं, वो भी थोड़ी रियलिस्टिक सी होने लग गई हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई इस टाइम पे बहुत तगड़ी तगड़ी मूवी आई, जैसे कि बाहुबली का एग्जाम्पल ले सकते हो, RRR का ले सकते हो, दंगल का ले सकते हो भाई, गली बॉय जैसी मूवी का ले सकते हो। ये थोड़ी रियलिस्टिक है और फिक्शन भी है। ये जो मूवी के एग्जाम्पल दिए हैं ये भाई इंटरनेशनली भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, यानी कि बाहर के देशों में भी जो है ये मूवी बहुत चली है। तो बस भाई यही सब आप लोगों को बताना था इस क्वेश्चन के आंसर में कि कैसे भाई सिनेमा है जो है उसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। यही सारी बातें आप लोगों को इसमें लिखनी थी। अब लास्ट में भाई ये टॉपिक अपने आंसर में आप लोग ऐड करना चाहो तो कर देना, जरूरी नहीं है, वैसे सिर्फ विकास डेवलपमेंट ही आप लोगों को बताना होता है। लेकिन अगर आप लोगों को आंसर जो है कम पड़ रहा हो तो आप एडिशनली ये टॉपिक भी ऐड कर सकते हो, महत्व बता सकते हो, इंपॉर्टेंस बता सकते हो सिनेमा की इंडिया के इतिहास में, इंडिया की हिस्ट्री में। तो ये आप खुद से जो है पढ़ लेने एक बार, अगर पढ़ना चाहो तो, अदरवाइज स्किप भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से ये चीज जो है पूछी नहीं जाएगी, ना ही आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इसे ऐड करने की, ये जस्ट एडिशनली है आप लोगों के। लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है जरूर ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर कंप्लीट माना जाएगा। 8वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से दूरदर्शन के बारे में पूछेगा। दूरदर्शन की भाई क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। या कभी कभी भाई आप लोगों से जो है सोप ओपेरा के बारे में पूछ लेता है, या 24x7 के बारे में पूछ लेता है। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से जो है आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने से समझा दूंगा कि आप इजिली एग्जाम में कर आओगे। अब ये दूरदर्शन भाई है क्या, ये पता होना जरूरी है। आप में से भाई मोस्टली लोगों को पता भी होगा दूरदर्शन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने भाई डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती, डीडी किसान, इस जैसे बहुत सारे चैनल जो है आप लोगों ने देखे होंगे टीवी वगैरह में। दूरदर्शन भाई बेसिकली जो भारत सरकार है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसका टेलीविजन प्रसारण संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है भाई टेलीविजन पर ब्रॉडकास्टिंग करना। आम भाषा में समझाऊं तो ये भाई एक संगठन है जिसका काम है टीवी वगैरह पर, टेलीविजन पर जो शो वगैरह आते हैं उनको ब्रॉडकास्ट करना, उसको दिखाना, उसका प्रसारण करना। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था भाई 15 सितंबर 1959 में। और यही वही दिन था भाई जब इंडिया में, भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी। टीवी की जो शुरुआत है वो भाई इसी दिन ही हुई थी। इसी दिन ही जो है पहली बार ब्रॉडकास्टिंग की गई थी, टीवी पे प्रसारण किया गया था। और वो करा किसने था? दूरदर्शन ने करा था। ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करती है, चीजों को दिखाती है। और ये प्राइवेट नहीं है भाई, ये सरकारी कंपनी है। ठीक है भाई, धीरे धीरे करके भाई ये चीज जो है पूरे देश में फैली, पूरे देश में भाई टीवी वगैरह जो है फैलता गया। और फिर भाई धीरे धीरे जो है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह होते थे सारे प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, लेकिन फिर जो है भाई रंगीन आने लगे, कलरफुल आने लगे। जैसे हमने मूवीज के बारे में भी ऊपर पढ़ा था कि सारी चीजें, मूवीज वगैरह भी रंगीन होने लग गई थी। बात करें भाई कुछ फेमस चैनल की, तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। फेमस चैनल लाइक भाई दूरदर्शन के जो है वो है डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती, डीडी किसान, ये सारे फेमस चैनल है दूरदर्शन के। अब आप लोगों को एग्जाम में भाई जो दूरदर्शन का विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो बताना है। और कैसे भाई दूरदर्शन ने सूचना और मनोरंजन को साथ में लेकर चला है, एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट जो है उस चीज को साथ में लेकर चला है, उस चीज की ब्रॉडकास्टिंग करी है, वो आप लोगों को बताते हुए चलना है। बेसिकली भाई जो दूरदर्शन है उसने भाई ब्रॉडकास्टिंग के जरिए, प्रसारण के जरिए लोगों को इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराई, नॉलेज वगैरह तो दी, इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दिया, मनोरंजन भी दिया। तो इसका विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो मेनली समझना है आप लोगों को। बात करें प्रारंभिक दौर की, अर्लियर
फेस की। इस टाइम पे तो भाई दूरदर्शन की शुरुआत ही हुई थी 15 सितंबर 1959 में। और इस टाइम पे भाई जो एजुकेशन से रिलेटेड या सरकारी सूचनाएं वगैरह जो होती थी, सरकारी इंफॉर्मेशन होती थी या एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ इन चीजों से रिलेटेड ही प्रसारण करता था, ये ब्रॉडकास्टिंग करता था। एंटरटेनमेंट नाम की जो है उस टाइम पे इसमें कुछ भी चीज ब्रॉडकास्टिंग नहीं की जाती थी, बहुत ही लिमिटेड थी एंटरटेनमेंट नाम की चीज। फिर 1975 में भाई दूरदर्शन ने जो है राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क जो है इसकी शुरुआत करी। दूरदर्शन ने लॉन्च किया भाई 1975 में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई पूरे देश में इसने अपने नेटवर्क फैला लिए और फिर भाई पूरे देश में जो है इसके चैनल वगैरह चलने लगे हर जगह टीवी पर। और इस टाइम तक भाई न्यूज वगैरह तो आती थी दूरदर्शन के चैनलों पे, इसके साथ साथ लोक संस्कृति भी आती थी, यानी कि फोक कल्चर से रिलेटेड भी चीजें आती थी, नाटक वगैरह भी आते थे भाई, ड्रामा वगैरह आप इंग्लिश में बोल सकते हो उसे, और बहुत से भाई गाने वगैरह म्यूजिक वगैरह भी जो है आते थे। और यही वही टाइम था भाई कि दूरदर्शन जो है इस टाइम पे भाई इंफॉर्मेशन तो दे रहा था, लोगों को एजुकेट तो कर रहा था, नॉलेज वगैरह तो दे रहा था अपने चैनल के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, प्रसारण के थ्रू, इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दे रहा था, मनोरंजन भी दे रहा था। फिर आगे आया भाई हमारा रंगीन प्रसारण का युग, जब भाई ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कलरिंग होने लग गई, यानी कि अभी तक जो सब चल रहा था ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा था, फिर धीरे धीरे सब रंगीन होने शुरू हो गया। और इस टाइम पे भाई डीडी के बहुत से चैनलों पर जो है एशियाई गेम्स जो होते हैं, एशिया गेम्स, उनको ब्रॉडकास्ट किया गया, उनको प्रसारण किया गया। और इसी टाइम पीरियड पे भाई रामायण, महाभारत, विक्रम बेताल, इस जैसे बहुत सारे फेमस ब्रॉडकास्टिंग की गई, प्रसारण की गई। और ये चीज जो है पूरे देश में देखी गई, पूरे देश में ये चीज फेमस हुई। अगेन हमें एग्जांपल मिलता है कि कैसे भाई मनोरंजन के साथ साथ इंफॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह भी प्रोवाइड कराई डीडी ने, दूरदर्शन ने हमें। अब फिर आता है भाई हमारा 1990s का टाइम, 1990 का टाइम। इस टाइम पे भाई उपग्रह युग कहते हैं इसे, सैटेलाइट एरा बोलते हैं, क्योंकि भाई अब जो टीवी वगैरह सारे आने लग गए, टीवी पे जो सारी चीजें होने लग गई, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होने लग गई, वो सैटेलाइट की मदद से होने लग गई थी अब। और इस टाइम पे नए नए चैनल निकल के आए, नए नए टाइप के निकल कर आए भाई चैनल वगैरह, डीडी के कंपटीशन में, दूरदर्शन के कंपटीशन में। लेकिन दूरदर्शन जो है भाई वो हमेशा से फेमस बना रहा, हमेशा से ही टक्कर देता रहा। बात करें भाई आधुनिक युग की, मॉडर्न टाइम की, तो आज के टाइम पे भी भाई जो दूरदर्शन है उसके बहुत से चैनल जो है अभी भी चल रहे हैं। लाइक भाई डीडी न्यूज है, डीडी किसान है, डीडी स्पोर्ट्स है, और भी बहुत से चैनल जो है दूरदर्शन के अभी भी चल रहे हैं, पूरी टक्कर दे रहे हैं। तो यही पूरा डेवलपमेंट था भाई दूरदर्शन का, डीडी का, और कैसे भाई वो सूचना और मनोरंजन को साथ में लेकर चला है अपने टाइम पीरियड में, ये सब भी हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब भाई एग्जाम में कभी कभी सेपरेटली भी पूछ लेता है, या कभी कभी इसी क्वेश्चन में ही आप लोगों से पूछ लेता है कि ये सोप ओपेरा क्या है, या 24/7 ये क्या है। सोप ओपेरा को भाई हिंदी में जो है साबुन धारावाहिक बोला जाता है। अब बेसिकली भाई ये दोनों जो है चैनल के नाम है। सोप ओपेरा जो चैनल है भाई, इस चैनल पे भाई ज्यादातर जो है टीवी सीरियल वगैरह ही आते हैं डेली, हर दिन टीवी सीरियल वगैरह ही इसमें दिखाए जाते हैं, जिनमें भाई कहानियां वगैरह होती हैं, पारिवारिक कहानियां होती हैं, रिश्तेदारों की कहानी होती है, समाज की, सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड कहानियां होती हैं। ऐसे सीरियल जो है इसमें आते हैं, ऐसे टीवी शोज आते हैं इस चैनल पे। अब इस चैनल को भाई सोप ओपेरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई सोप मतलब क्या होता है? साबुन। तो साबुन बनाने वाली कंपनी ने भाई इस चैनल को बनाया था, इसका प्रचार किया था, इसे प्रमोट किया था, इस वजह से इसका नाम जो है सोप ओपेरा रखा गया, पड़ गया। बात करें भाई ये 24/7 क्या है, ये भी भाई एक चैनल का नाम है, जिसपे भाई दिन रात हर टाइम जो है खबरें चलती रहती है। 24/7 का मतलब ये होता है भाई दिन रात, सुबह शाम, हर टाइम, तो इस पे खबरें ही खबरें चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्राइम वगैरह से रिलेटेड, एंटरटेनिंग से रिलेटेड, खेल वगैरह से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड भाई ताजा खबरें इस पे चलती रहती है 24/7। एग्जाम्पल के लिए भाई दूरदर्शन तो है ही, डीडी न्यूज, उसके साथ साथ भाई एनडीटीवी आपने सुना होगा, जी न्यूज सुना होगा, इंडिया टीवी सुना होगा, इस टाइप के और भी चैनल है जो भाई 24 घंटे सिर्फ खबरें ही देते हैं। अब इन दोनों टाइप के चैनलों से भाई एक आम जनता जो होती है उनके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है उनकी लाइफ पर, वो आप लोगों को बताना है। ये चीज एडिशनल है भाई, और ये चीज इजिली भी जो है बिना
पढ़े आप बना के भी लिख सकते हो। जैसे कि भाई मनोरंजन मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है लोगों को, उनके लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि जैसा जैसा भाई इन चैनलों पे दिखाया जाता है, सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है, लोग वैसे वैसे करते हैं अपनी लाइफ में। घर की सजावट उसी तरीके से करते हैं, फैशन वगैरह उसी तरीके से करते हैं, बोलचाल उसी तरीके से करते हैं, अपना पूरा लाइफ जो है उसी तरीके से फिर जीने लगते हैं, खान पान रहन सहन हर चीज जो है उसी तरीके से करने लगते हैं। इसके साथ साथ भाई पारिवारिक और सामाजिक सोच जो है वो भी बदलती है, फैमिली की और सोशल थिंकिंग भी जो है इन चैनलों की वजह से बदलती है। और जो भाई न्यूज वगैरह से रिलेटेड चैनल होते हैं, समाचार से रिलेटेड चैनल होते हैं, 24/7 वाले जो चैनल होते हैं, उन चैनलों से भाई हम पूरे अपडेट रहते हैं। हमें सारी देश की दुनिया की सारी खबरें जो हैं हर टाइम मिलती रहती है, हम पूरे अपडेटेड रहते हैं। फिर चाहे हमारे देश में हो, देश के बाहर हो, हर जगह की जानकारी हमें मिलती रहती है, पूरी ताजा खबर मिलती रहती है, जिससे हम अवेयर रहते हैं, जागरूक बनते हैं। इसके साथ साथ भाई जनमत का प्रभाव भी होता है, इम्पैक्ट पड़ता है भाई पब्लिक ओपिनियन पे। एग्जाम्पल के लिए भाई जैसे जैसे इन चैनलों पर शोज आएंगे, जैसे जैसे खबरें आएंगी और जनता भाई इन्हें देखेंगी, तो जनता की सोच भी जो है उसी तरीके की बनेगी। लाइक भाई आज के टाइम पे जो है न्यूज वगैरह में हिंदू मुस्लिम वगैरह चलाया जाता है, तो हिंदू मुस्लिम ही जो है जनता की सोच होती जा रही है भारत में। इसके अलावा उनको कुछ और नहीं दिखता है। इसके साथ साथ भाई संवेदनशीलता और भावनात्मक प्रभाव भी पड़ता है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों की लाइफ में। इमोशनल कैसे भाई, लाइक भाई कोई सैड सी स्टोरी वगैरह दिखा देते हैं किसी सीरियल में, किसी शो में, तो लोग जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। अब बहुत से भाई शोज वगैरह ऐसे होते हैं जो पूरे भाई माइंड पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई आपने आहट वगैरह देखा होगा, भूत वगैरह से रिलेटेड जो शोज होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर आप वो देख लेते हो रात में बैठ के, फिर आपको डर लगने लगता है, आप मेंटली थोड़ा आपको इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई आपको सोच ही ये आ जाती है कि हाँ डर लगता है, फिर आप बाहर जाने से डरते हो रात में। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, भावनात्मक इम्पैक्ट होता है, माइंड पे इम्पैक्ट होता है। अब लास्ट में भाई कंक्लूजन निष्कर्ष जरूर ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है भाई नोवा क्वेश्चन, जो है आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन। इसमें भाई बेसिकली आप लोग को शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। शॉर्ट में भाई इन टॉपिक्स के बारे में बताना होता है। एग्जाम में टोटल 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से 2 को जो है आप लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब ये जो 4 टॉपिक भाई मैंने आप लोग को दे रखे हैं, इनके बारे में मैं आप लोग को नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इन टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। समांतर सिनेमा के बारे में ऊपर ही मैं आप लोग को बता चुका हूं बहुत अच्छे से। ओटीटी क्या होता है आप लोगों को सबको पता है, आप लोग यूज करते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, समाज पे, वो सब भी आप लोग बना के लिख सकते हो। पॉडकास्ट वगैरह क्या होता है ये भी आप लोगों को सबको पता है, आप लोग बहुत से पॉडकास्ट देखते भी हो आजकल। और डिजिटल मीडिया के बारे में क्या ही बोलूं मैं भाई, आप लोगों को ये सब भी पता ही है। जो ओटीटी है भाई ये कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया का ही पार्ट है, पॉडकास्ट जो है ये भी भाई डिजिटल मीडिया का ही पार्ट है। तो ये टॉपिक ऐसे नहीं है जो भाई आप लोगों को पढ़ाए जाए, लेकिन फिर भी हमने नोट्स में जो है ये टॉपिक की पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप नोट्स जो है लेकर इस टॉपिक को खुद से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक तो आप लोग ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता हो या आप लोगों को समझ में ना आता हो। तो बस भाई यहाँ पे आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इन वीडियोस को देख के चले आओगे, इन नोट्स को पढ़ के चले आओगे, आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो है कवर अप हो चुका है अब तक। रिवीजन के लिए भाई नोट्स वगैरह से दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सारी लेटेस्ट वीडियो वहां पे आती है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट और छोड़ जाना भाई हमारी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।